शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आप सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल बेटा, राधे राधे। मुझे पता है कि आपका समय बहुत प्रीसियस है, अभी बहुत कीमती समय है, बिल्कुल मुझे पता है बेटा इस बात का, और ये एहसास आपको है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये कीमती समय है, इसका सदुपयोग करना है पूरी तरीके से। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूनिट नंबर 4। रीड टोटल यूनिट 5 है और यूनिट नंबर 4 लाई हूँ मैं नवीन पाठ्यक्रमानुसार। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट नंबर 4, उसमें क्या क्या टॉपिक है? अधिगम, अभिप्रेरणा, चिंतन, तर्क, कल्पना, मानचित्र, निरूपण, ये सारे टॉपिक हैं कौन सी यूनिट के अंतर्गत? यूनिट नंबर 4। ठीक है, आपके नवीन पाठ्यक्रम आया था, नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट्स में भी संशोधन किया गया था। तो यूनिट नंबर 4 अधिगम अभिप्रेरणा वाली यूनिट लेकर के आई हूँ। 3 यूनिट की मैराथन में ले चुकी हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यस, इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यूनिट 4 की चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 4 की चर्चा करने के बाद नेक्स्ट वेडनेसडे यूनिट 5 लेकर के आऊँगी। ठीक है, और महामैराथन पूरे संपूर्ण कोर्स को लेकर के महामैराथन भी लेकर के आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आप इतने प्रिपेयर हो जाएं, भय पूरी तरह से दूर हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली पेपर को हल करके आ सकें। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं हम यूनिट नंबर 4 की। क्लियर? सभी माँ सरस्वती को प्रणाम कर लीजिए। बिल्कुल, ये माँ है, ये सबकी सुनती और आपकी भी सुनेगी। बस दिल से बोलना कि हे माँ, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें मंजिल दिला दे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाने की मैंने कोशिश की है, जिनके द्वारा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, अब केवल क्वेश्चन से गुजरते चले जाना है, ताकि आप अपना एनालिसिस भी कर पाओ कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। बस बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो और जीत हासिल कर लो, बस अब तो इतना है। अब इतना है कि रीट में 1 सीट पक्का प्राप्त कर लेनी है। रीट में 1 सीट प्राप्त करने के बाद फिर आगे सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन पहले ये 1 सीट आपके हाथों से जानी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। बस ये जज्बा लेकर के आ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, समान तत्वों का सिद्धांत दिया। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया बताइए? समान तत्वों का सिद्धांत अधिगम टॉपिक आपने पढ़ा होगा, और अधिगम के अंतर्गत एक टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आपने अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पढ़े होंगे। उनमें से एक सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? जड, स्पीरमैन, बागले, थॉर्नडाइक। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। समान तत्वों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत। बेटा आप स्पीरमैन आंसर क्यों दे रहे हैं? स्पीरमैन ने समान तत्वों का सिद्धांत कहाँ दिया था बेटा? स्पीरमैन ने तो द्वितत्व सिद्धांत दिया था। स्पीरमैन ने तो द्वितत्व सिद्धांत दिया था, एक सामान्य तत्व बताया था और एक विशिष्ट तत्व बताया था। बिल्कुल रिलैक्स रहें, जल्दबाजी नहीं करनी है। माना कि एग्जाम की डेट आपके सामने, तो क्या हुआ? रिलैक्स, और रिलैक्स के साथ ही अच्छे से प्रश्न पढ़ना और अच्छे से जवाब देना है। बेटा बी आंसर मत दो, बी आंसर नहीं है, जो डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। समान तत्वों का सिद्धांत पूछा है, समान तत्वों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत जब आप जाओगे उसके सिद्धांत पढ़ोगे, क्योंकि स्पीरमैन ने तो द्वितत्व सिद्धांत दिया था, समान तत्वों का सिद्धांत नहीं दिया था। समान तत्वों का सिद्धांत ये कहता है कि एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक होता है जब दोनों विषयों में कुछ तत्व समान होते हैं। जब दोनों विषयों में कुछ तत्व समान होते हैं, कहना है किसका? थॉर्नडाइक का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। निर्मितवाद संप्रत्यय, कौन सा संप्रत्यय? निर्मितवाद संप्रत्यय का मार्गदर्शन किस दस्तावेज में दिया गया? निर्मितवाद पता है आपको? निर्मितवाद जिसे हम संरचनावाद भी कहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे हम संरचनावाद भी कहते हैं, ये जो संप्रत्यय है वो इसका मार्गदर्शन किस दस्तावेज में किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। एनसीएफ 2005, एनसीएफ टी 2009, एनसीएफ
1996 NCE 2005। ध्यान रखना बच्चों, जो निर्मितवाद है, निर्मितवाद इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट, निर्मितवाद जिसे हम संरचनावाद भी कहते हैं, जिक्र इसका किया था किसने? जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। तो ये दस्तावेज कहाँ से लिया गया है? NCF 2005। वेरी गुड, शाबाश, काफ़ी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत है, आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत बांडुरा का, एरिक्सन का, पियाजे का या कोहलबर्ग का? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या आएगा? यस यस यस, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 का आंसर, 3 का आंसर, 3 का आंसर, और रिलैक्स रह करके आंसर देना है। बिल्कुल, अभी आप इस तरह से आंसर दो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में है। कितना रिलैक्स रह सकते हो आप और कितने करेक्ट आंसर दे सकते हैं आप, उस तरह से आंसर आपको देना है। बताइए, आदर्श आधारित क्या आएगा आंसर? यस 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 यस, देखो आदर्श, ठीक है, आदर्श। बच्चे टीचर को भी क्या मानते हैं? आदर्श। बच्चे टीचर को भी क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं, प्रतिमान मानते हैं। आदर्श कह दो, प्रतिमान कह दो, ठीक है, मॉडल, क्या कह दो? मॉडल। तो मॉडलिंग थ्योरी या मॉडल के आधार पर सीखता है बच्चा, किसके अनुसार? बांडुरा के अनुसार। आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, आदर्श, प्रतिमान, मॉडल, मॉडल के आधार पर, ठीक है, मॉडल के आधार पर, प्रतिमान के आधार पर, सामने वाले के व्यवहार को देख करके सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बांडुरा। आंसर आएगा बेटा ए। क्या आंसर आएगा? ए आंसर। ठीक है, मैंने कहा ना, इस बिल्कुल रिलैक्स होते हुए आंसर देना है, रिलैक्स होते हुए आंसर देना है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। क्षैतिज स्थानांतरण, क्रमिक, शून्य, पार्श्व स्थानांतरण। बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यस, फोकस करिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर फोकस करिए और आंसर दीजिए, फोकस करिए और आंसर दीजिए। और एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो इन पर फोकस करना है। आपके यदि कोई डाउट है, आपके डाउट हैं, तो आप इसी क्लास में बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स लिखो, क्योंकि मैं एक डाउट क्लास भी लेकर के आऊंगी जिसमें आपको जबरदस्त कंफ्यूजन है जिन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस की भी मैं एक क्लास लेकर के आ जाऊंगी, ताकि आप उन क्वेश्चन से विचलित ना हो। आपके जो भी डाउट हैं, आपका किसी अदर टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर देना, ठीक है। जब मैं डाउट क्लास लेकर के आऊंगी तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बट अभी जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूं उस पर आपको फोकस करना है। अपने दिमाग में और कोई क्वेश्चन मत घुमाओ, अभी फायदा उठाओ इस क्लास का। जो क्लास में लेकर के आई हूं, इस क्लास का फायदा आप उठाइए। बिल्कुल आप एनालिसिस करिए कि कितना तेजी से आपका दिमाग काम कर पा रहा है। आप हड़बड़ा रहे हैं या आप रिलैक्स हैं या आप बिल्कुल कूल हैं, आपकी तैयारी में कितना दम है, ये आपको चेक करना है बेटा। तो धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। क्या आंसर दे रहे हैं आप? आंसर आएगा बिल्कुल बेटा सी, शून्य। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है शून्य। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। फिर ये जो सकारात्मक है, सकारात्मक स्थानांतरण के ही प्रकार होते हैं क्या? क्षैतिज भी इसका प्रकार है, क्रमिक भी इसका प्रकार है, ठीक है, पार्श्व भी इसका प्रकार है। किसके प्रकार होते हैं? धनात्मक के, ठीक है। सामान्य रूप से तो धनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण होता है। फिर धनात्मक के प्रकार हैं ये, क्षैतिज हुआ, क्रमिक स्थानांतरण हुआ, पार्श्व हुआ, द्विपार्श्विक स्थानांतरण हुआ, ये सब किसके प्रकार हैं? धनात्मक के। तो धनात्मक स्थान का प्रकार नहीं, कौन सा? शून्य, क्योंकि शून्य तो बिल्कुल सामान्य में आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? भोजन को अनुबंधन की भाषा में, भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? बताइए। अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधित अनुक्रिया। क्या आंसर देंगे? यस, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल पीस, कॉन्फिडेंट, ठीक है।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है, आपको सब आता है, केवल क्वेश्चन पढ़िए, तसल्ली से आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। यस, भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या आंसर दे रहे हैं आप? सी। यस, भोजन क्या है बेटा? भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। रिलैक्स तरीके से इसी तरह आंसर देना है, डायरेक्ट जंप नहीं लगाना है। जंप लगाओगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। भोजन को क्या कहते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक, स्वाभाविक के लिए शब्द क्या है? अनानुबंधित उद्दीपक। और अस्वाभाविक के लिए अनुबंधित उद्दीपक। स्वाभाविक के लिए अनानुबंधित उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक को CS कहेंगे या UCS? इंग्लिश में क्या कहते हैं? UCS। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं? UCS। यहां पर लिखा हुआ पाओगे आप UCS। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विगत अधिगम द्वारा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप आराम से देखिए। देखिए क्वेश्चन को पहले। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है। ठीक है, बात समझ में आ गई? विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण। ठीक, उदाहरण के तौर पर उदाहरण दिया हुआ है, योग द्वारा गुणा में सहायता करना। योग द्वारा गुणा में सहायता करना, किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होगा बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, समस्तरीय क्षैतिज अंतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ऊर्ध्वाकार जिसे हम लंबवत भी कहते हैं या अनुलंब स्थानांतरण भी कहते हैं। आंसर क्या आएगा बताओ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या दे रहे हैं आप बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, 6 का आंसर आप देखो यहां पर। यहां जो क्वेश्चन है वो योग द्वारा गुणा में सहायता करना है। योग द्वारा गुणा में सहायता करना, उच्च स्तर की बात हो रही है। निचली कक्षा का ज्ञान ऊंची कक्षा में सहायक होना। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा बेटा? डी आंसर आएगा। ये अनुक्रमिक नहीं है, ध्यान देना। अनुक्रमिक बिल्कुल होगा, क्रम में सीखना। अनुक्रमिक क्या होता है? क्रम में सीखना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, क्रम में सीखना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रम में सीखना अनुक्रमिक है। बट यहाँ योग द्वारा गुणा में क्या दी जा रही है? सहायता। ठीक है, क्या दी जा रही है? सहायता। ये अनुक्रमिक नहीं है, ये क्या है? ऊर्ध्वाकार, जिसे हम लंबवत, अनुलंब, वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसफर। यहां पर आंसर डी आएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा? डी आएगा। यहां आंसर बी नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? डी आएगा। ऊर्ध्वाकार, लंबवत। आपको पता होना चाहिए, गेने ने ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण को सीढ़ी की ओर ऊपर चढ़ना भी कहा है। सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना, सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना। जब बच्चा योग सीखेगा तो योग ही सहायता करेगा किसमें? गुणा में। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के बाद कुत्ते द्वारा लार टपकाने को क्या कहेंगे? अनुबंधन प्रक्रिया के बाद, अनुबंधन हो गया था, अनुबंधन प्रक्रिया के, क्योंकि बेटा इस तरह क्वेश्चन समझने होंगे अब आपको थोड़ा यहाँ। ठीक है, बिल्कुल। और ये कम नहीं होता, दिमाग पर जोर डालना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर देना है। पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के बाद अनुबंधन स्थापित हो गया था। किस किस का अनुबंधन स्थापित? घंटी भोजन, घंटी भोजन। ठीक है, के बाद कुत्ते द्वारा लार टपकाने को कहेंगे। कुत्ता, अनुबंधन स्थापित हो गया। पहले तो अनुबंधन से पहले तो कुत्ता भोजन को देखकर लार गिरा रहा था, लेकिन जब अनुबंधन स्थापित हो गया तो कुत्ता घंटी की आवाज पर क्या गिराने लगा? लार। घंटी की आवाज पर क्या गिराने लगा? लार। घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक पर होने वाली क्रिया अस्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधित। ठीक है, अनुक्रिया कह दो या प्रतिक्रिया, यहाँ वर्ड आ रहा है अनुबंधित। बात समझ में आ गई? अनुबंधन प्रक्रिया के बाद, समझ रहे हैं आप? अनुबंधन से पहले तो
कुत्ता लार कब गिराता था भोजन को देखकर, लेकिन जैसे घंटी भोजन में दोनों में अनुबंधन स्थापित हो गया, तो अब जैसे ही कुत्ता घंटी की आवाज को सुनता है, तो लार गिरती है। घंटी की आवाज पर गिरने वाली लार को हम क्या कहेंगे? अनुबंधित प्रतिक्रिया। क्या कहेंगे? अनुबंधित प्रतिक्रिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने। ठीक है, ये बिल्कुल मैं जूम करके आपको दिखा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए पहले। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को केट का बहुवचन क्या होता है? कैट्स। ठीक है, केट का बहुवचन क्या होता है? कैट्स। ठीक है, केट का बहुवचन कैट्स। हाउस का बहुवचन हाउसेस। उसी क्रम में विद्यार्थी से पूछे जाने पर उसने माउस का बहुवचन क्या बताया? माउसेस। माउस का बहुवचन क्या बताया? माउसेस। यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? बताइए, किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? धनात्मक, द्विपार्श्विक, नकारात्मक या शून्य? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। केट, केट्स, हाउस, हाउसेस। उसी क्रम में माउस का बहुवचन क्या होता है बच्चों? तो बच्चे ने क्या बताया? माउसेस। कौन सा है ये? ध्यान रखना बेटा, केट का बहुवचन केट्स हो सकता है, हाउस का बहुवचन हाउसेस हो सकता है, बट माउस का बहुवचन होता है माइस। ठीक है, माउसेस नहीं होता। तो ये कौन सा स्थानांतरण हुआ? नकारात्मक। कौन सा स्थानांतरण हुआ? नकारात्मक। क्लियर? धनात्मक नहीं है बेटा। माउस का बहुवचन माउसेस नहीं होता है। माउस का बहुवचन माउसेस नहीं होता है, माइस होता है, MICE। इसलिए आंसर क्या आएगा? नकारात्मक। आंसर क्या आएगा? सी, नकारात्मक। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। वॉटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? किसने? वॉटसन ने। किसने? वॉटसन ने। बताओ, वॉटसन ने किस जानवर का प्रयोग किया था? बिल्ली, कबूतर, कुत्ता, खरगोश? जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से दिखाई दो। दिखाई तो दे रहा है ना? वॉटसन ने खरगोश। ध्यान होगा आपको कि वॉटसन ने अल्बर्ट नामक बालक पर एक प्रयोग किया था। अल्बर्ट, छोटा सा बच्चा जो खरगोश से खेलने लगा, वो जैसे ही खरगोश को छूने लगा डरावनी आवाज की गई तो वो दूर हट गया। फिर जैसे वो खरगोश को छूने लगा डरावनी आवाज की गई, दूर हट गया। जब इसी क्रिया की पुनरावृत्ति की गई तो उस अल्बर्ट ने सोचा कि ये खरगोश डरावना है। वो उस खरगोश से तो डरने ही लगा, साथ ही साथ रोएदार चीजों से भी डरने लगा। तो वॉटसन ने प्रयोग किस पर किया था? खरगोश पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम यानी ज्ञान का निर्माण। ठीक है, अधिगम यानी ज्ञान का निर्माण है, यानी अधिगम ज्ञान का निर्माण है। यह कथन किसका है? बताइए। JB वॉटसन, बांडुरा, ब्रूनर या WC बागले? किसका कथन है? ज्ञान का निर्माण है, ज्ञान का निर्माण। तो आपको बात समझ में आ ही रही होगी। ज्ञान के निर्माण की जब बात आती है बेटा, ज्ञान के निर्माण की जब बात आती है तो वैसे भी अगर सिंपल कथन नहीं हो, ज्ञान के निर्माण की बात पूछी गई हो, जीन पियाजे, वोइगोत्स्की और ब्रूनर तो मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? ब्रूनर। क्या आंसर आएगा? ब्रूनर। सी आंसर आएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कौन सा अधिगम? प्रेक्षणीय अधिगम। सही आंसर बता दो बिल्कुल। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पाउलो स्किनर, आरोन बेक या बांडुरा? यस, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से दे दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। शाबाश शाबाश, दिमाग का यूज करिए। यूज करने से मानसिक शक्तियों का क्या होता है? विकास। यूज करते चले जाओ, क्योंकि मनोविज्ञान में दिमाग तो यूज करना ही पड़ेगा आपको। यस, प्रेक्षणीय अधिगम कह दो। ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम कह दो। अवलोकनात्मक अधिगम कह दो।
निरीक्षण युक्त अधिगम कह दो, निरीक्षण युक्त अधिगम कह दो, सामाजिक अधिगम कह दो, सामाजिक अधिगम कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो। किसने, किसने, बांडुरा। आंसर क्या आएगा? डी। प्रेक्षणीय अधिगम, देख करके सीखना, नकल करके सीखना, अनुकरण से सीखना। प्रेक्षणीय अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम, निरीक्षण युक्त अधिगम, सामाजिक अधिगम। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक नाम और होता है इसका, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम और भी इसका नाम है, ठीक है। कौन? बांडुरा। कौन? बांडुरा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए। गैने के अनुसार, किसके अनुसार? गैने। गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? गैने आप जानते हैं, गैने आप जानते हैं, गैने ने अधिगम के कितने प्रकार दिए थे? 8 प्रकार। कितने प्रकार दिए थे? 8 प्रकार। कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? जल्दी से बता दो। उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान या अन्वेषण। गैने के प्रकार चुटकियों में आपको पता होना चाहिए, चुटकियों में पता होना चाहिए। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा विभेद अधिगम, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत और फिर समस्या समाधान। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? डी। ठीक है, गैने के बिल्कुल ध्यान रखना, 8 प्रकार पूछ लिया जाता है। सबसे नीचे स्थान पर कौन सा आता है? ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, संकेत अधिगम। ये पूछ लिया जाता है कि उस सर्वोच्च स्थान पर क्या आता है? सर्वोच्च स्थान पर समस्या समाधान अधिगम आता है। कुछ भी पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल गैने के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। रॉबर्ट गैने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वापस गैने के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखिए, रॉबर्ट गैने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। गैने पर से किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं? सिंपल, मैंने कहा ना, रॉबर्ट गैने की पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। प्रकार कितने बताएं? 8। सबसे नीचे स्तर पर संकेत, सबसे उच्च स्तर पर समस्या समाधान, फिर बीच में आपको ध्यान रखना है, जैसे पूछ लिया जाए 5वें स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से बता दो आप, क्या आएगा 5वें स्थान पर? विभेद अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय, समस्या समाधान अधिगम। जल्दी से बता दो 5वें स्थान पर क्या आएगा? 5वें स्थान पर, शाबाश बेटा, विभेद अधिगम। 5वें स्थान पर विभेद अधिगम आता है। तुरंत आपको उंगलियों पर, फिंगर्स पे पता होना चाहिए, फिंगर्स पे पता होना चाहिए। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। चुटकियों में, बिल्कुल उंगलियों पे आपको पता होना चाहिए। कुछ बातें याद करने की भी होती है मनोविज्ञान में, तो बिल्कुल याद करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आराम से तसल्ली से 8 प्रकार, 8 प्रकार में 5वें स्थान पर। नीचे से चलते हैं, पहला संकेत अधिगम होता है, ठीक है, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नीचे से चलते हैं तो 5वें स्थान पर क्या आता है? विभेद अधिगम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। जूम कर रही हूं, अब पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो, ठीक। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, मिलान करना है भाई। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत लिखा हुआ है, प्रेरणा हा सिद्धांत लिखा हुआ है, सिद्धांत 1 सिद्धांत Y लिखा हुआ है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत लिखा हुआ है, ठीक। और यहां पर, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नंबर 1 पर क्या है? मैकडूगल, नंबर 2 पर क्या है? क्लार्क, नंबर 3 पर डगलस मैकग्रेगर, नंबर 4 पर मास्लो, नंबर 5 पर क्या है? फ्रायड। मिलान करना है आपको, मिलान करना है। तो सिंपल कैसे करेंगे? देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पता ही है आपको, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल, ठीक है। प्रेरणा हा सिद्धांत, प्रेरणा हा सिद्धांत कह दो, प्रबलन का सिद्धांत कह दो, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत कह दो, ठीक है। किसने दिया था? क्लार्क हल। प्रेरणा हा सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल। क्लार्क हल को पढ़ चुके होंगे आप, मैकडूगल को पढ़ चुके होंगे आप। सिद्धांत X और सिद्धांत Y, सपोज दैट आपको इस सिद्धांत के बारे में पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेनली ये पढ़ने में नहीं आता। मान लो कि आपको इस सिद्धांत का पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आप नीचे पढ़ो। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये तो आपको पता है ना। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? मास्लो। किसने दिया? मास्लो। अब आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि सिद्धांत X और सिद्धांत Y फ्रायड ने तो नहीं दिया, क्योंकि फ्रायड को तो आपने पढ़ रखा है, फ्रायड को तो आपने पढ़ रखा है। तो ये डेफिनेटली ये सिद्धांत किसने दिया है? डगलस मैकग्रेगर ने। डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी X एंड थ्योरी Y,
ठीक है। थ्योरी एक्स ये कहता है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए बाहरी कारकों पर नियंत्रण होना चाहिए और वाई कहता है कि आत्मनियंत्रण होना चाहिए। सिंपली ध्यान रखें आप, ये मैंने जस्ट एक आंसर देने का तरीका भी बताया है कि यदि आपको एक नहीं आता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप आंसर देख सकते। आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। वेरी गुड, शाबाश। 1 2 3 4, गुड, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। देखो तो क्या है यहाँ पर, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डी, 1 2 3 4। क्लियर है? 1 2 3 4। ठीक, चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। कक्षा में एक अध्यापक बालक को 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर, कितने प्रश्नों के? कितने प्रश्नों के? 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर पुरस्कृत करता है। 3 प्रश्नों के 3 प्रश्न आ सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 5 प्रश्नों के सही उत्तर पर कुछ भी आ सकता है। 3 प्रश्नों के सही उत्तर पर पुरस्कृत करता है। अध्यापक द्वारा कौन सी पुनर्बलन योजना का प्रयोग किया गया है? सिंपल है, पढ़ा चुकी हूं कई बार, बता दीजिए आंसर। सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन या परिवर्तनशील पुनर्बलन? ए बी सी या डी, क्या आएगा यहाँ आंसर? 15 का आंसर बता दो बेटा जल्दी से। 15 का आंसर क्या आएगा? 15 का आंसर देखिए, 3 प्रश्न आ जाएं, प्रत्येक प्रश्न आ जाए, हर 2 प्रश्न के बाद आ जाए, हर 5 प्रश्न के बाद दिया जाता है पुनर्बलन, हर 10 प्रश्न के बाद दिया जाता है। प्रश्न संख्या की बात हो रही है तो यहाँ पर अनुपात आएगा। क्या आएगा? निश्चित अनुपात पुनर्बलन। ठीक है, प्रश्नों की बात आ जाए 2 4 6 5 10, ठीक है, तो क्या आएगा? अनुपात। और प्रत्येक प्रश्न के बाद निश्चित है संख्या तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन योजना। आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा, अंतराल नहीं आएगा। यहाँ अंतराल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? अनुपात। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? हर्ट्जबर्ग। ध्यान रखेंगे, मैस्लो ने नहीं, कॉफर ने नहीं, मैकडूगल ने नहीं, किसने दिया है? हर्ट्जबर्ग ने दिया है। सिंपली ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो इधर, ये क्वेश्चन क्या है? लता विज्ञान शास्त्र से संबंधित प्रयोग कर रही है। लता प्रयोग कर रही है। अध्यापक हर 5 मिनट, ये देखो मिनट आ गए, हर 5 मिनट आ सकता है, हर 5 घंटे बाद, ठीक है, हर 5 मिनट, जरूरी नहीं संख्या 5 ही हो, हर 10 मिनट हो सकता है। मिनट की बात आ गई, ठीक है, हर 5 मिनट में एक बार प्रबलन दे रहा है। यहाँ के प्रबलन का नियम कौन सा है बताइए? अब क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? क्या आएगा? आप सही बता दो। बिल्कुल, अब क्या आएगा यहाँ पर? अंतराल। ठीक है, और हर 5 मिनट यानी निश्चित है तो यहाँ क्या आएगा? अंतराल, निश्चित अंतराल प्रबलन नियम। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या आएगा? बी। संख्या की बात हो, हर 2 प्रश्न, 5 8 10, तो वहाँ तो हम क्या यूज़ करते हैं? अनुपात। और यहाँ क्या यूज़ करते हैं? अंतराल। हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद यहाँ क्या यूज़ करते हैं? अंतराल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। व्यक्ति व वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? सिंपल क्वेश्चन, शब्द को पकड़ लिया होगा आपने, मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप ही पकड़ो। आप ही यहाँ शब्द को पकड़िए और आंसर दीजिए कि आंसर क्या आएगा? ब्रॉनफेन, ब्रेनर, कुटलेविन, बीएफ स्किनर या टॉलमैन? जल्दी से बता दो। 18 का आंसर क्या दे रहे हैं आप? 18 का आंसर सही दे रहे हैं, शाबाश। जीवन क्षेत्र को पकड़ा है आपने, जीवन क्षेत्र से ही आंसर निकलेगा। लाइफ स्पेस, ठीक है, लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र, जीवन दायरा भी जिसे कहते हैं। कुटलेविन को यदि आपने पढ़ा है तो पता होगा कि जीवन क्षेत्र की बात केवल किसने की है? कुटलेविन ने की है। आंसर यहाँ पर आएगा बी। आंसर आएगा बी। इस शब्द से आंसर निकल रहा है, आंसर आएगा बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित हैं। बताइए, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स या असुबेल? यहां आंसर दीजिए। 19 का आंसर आपको देना है बेटा। 19 का आंसर जल्दी से मुझे दे दो। 19 का आंसर, मुझे पता है कि आप 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं।
देखो पियाजी नहीं आएगा, वाइगोस्की नहीं आएगा, क्या आएगा? ब्रूनर या आसुबेल। ठीक है, उसुबेल कह दो या आसुबेल भी लिखा हुआ आ जाता है ये। ठीक है, क्या आएगा? ब्रूनर या आसुबेल। क्या बताएंगे आप यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, 19 का आंसर बी या फिर डी? बी या फिर डी? सी तो बेटा क्यों बता रहे हो? सी दूर दूर तक नहीं, डिस्कवरी लर्निंग की बात है, डिस्कवरी लर्निंग की बात है। बताइए डिस्कवरी लर्निंग, बी या डी? याद रखना बी आएगा, 100% बी आएगा। कैसे? डिस्कवरी लर्निंग। अगर आप आसुबेल पर जाते हैं बेटा, तो आसुबेल ने तो प्रकार बताया था, 4 प्रकारों में से एक प्रकार था खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, अन्वेषणात्मक अधिगम एक प्रकार, लेकिन ब्रूनर तो ब्रूनर मुख्य रूप से खोजपूर्ण की बात करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए, कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए, यहाँ प्रकार की बात नहीं की जा रही है। आसुबेल ने प्रकार बताया था, लेकिन मुख्य रूप से डिस्कवरी लर्निंग वाली बात किसने करी थी? ब्रूनर ने करी थी। ये बात किसने करी थी? ब्रूनर ने करी थी। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, पढ़िए। लता का संगीत में ज्ञान उसके कार चलाने में अनुपयोगी होने में यह अधिगम अंतरण है। अरे संगीत का ज्ञान है, उसे कार चलाने में क्या होगा? अनुपयोगी होगा ना। संगीत का ज्ञान कहाँ काम आएगा कार चलाने में? कौन सा स्थानांतरण कहेंगे आप इसे? कौन सा स्थानांतरण कहेंगे? कौन सा स्थानांतरण? सिंपल है, शून्य। सिंपल है, शून्य। संगीत अलग है, कार चलाना अलग है। ना तो ये ज्ञान सहायक होगा और ना बाधक होगा। तो जो ज्ञान ना तो सहायक होता है और ना बाधक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शून्य। उसे क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना, ये लक्ष्य किससे संबंधित है? उच्च स्तर की मंजिल तक पहुंचना, रीट में एक सीट को प्राप्त करना, उसके बाद नेक्स्ट सीट हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी देंगे, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी देंगे। बिल्कुल, उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना, ये लक्ष्य किससे संबंधित है? बताइए। अधिगमशीली आकांक्षा, इच्छा, सिद्धता, उपलब्धि, प्रेरणा। क्या आंसर आएगा यहाँ? बिल्कुल सिंपल 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 क्वेश्चन है। उच्च स्तर तक पहुंचने की चाह कहलाती है उपलब्धि, अभिप्रेरणा। उच्च स्तर तक पहुंचने की चाह क्या कहलाती है? उपलब्धि, अभिप्रेरणा। कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, उच्च स्तर तक पहुंचना। ठीक है, कौन सी प्रेरणा? उपलब्धि, अभिप्रेरणा। ठीक है, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। डेविड सी मैक्लीलैंड। यस, डेविड सी मैक्लीलैंड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22, अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। अवधारणा मानचित्र का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डब्ल्यू बेस्ट, पीटर सैलोवे, जॉन मेयर, जोसेफ डी नोवक। क्या आएगा आंसर? यस, अवधारणा मानचित्र, जिसे हम और क्या कहेंगे? मानचित्र निरूपण। मानचित्र निरूपण, अवधारणा मानचित्र कह दो या मानचित्र निरूपण कह दो, कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया? डेफिनेटली जोसेफ डी नोवक ने 1970 में। 1970 में। क्या होता है अवधारणा मानचित्र? अवधारणा मानचित्र एक ऐसा चित्र या नक्शा होता है जो विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, जो विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल, अवधारणा मानचित्र के द्वारा यदि पढ़ा जाता है तो ऐसा ज्ञान स्थायी होता है, ऐसा ज्ञान रुचिकर होता है, बच्चे को अट्रैक्टिव लगता है इस तरह से सीखना। तो बिल्कुल अवधारणा मानचित्रण, जोसेफ डी नोविक। क्लियर? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वॉरेन रॉस वैलेंटाइन स्किनर। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखनी है चिंतन के बारे में। ये मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक। पूछ लिया जाए चिंतन कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक? ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक? जवाब क्या देंगे? ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। और यही बात किसने कही? यही बात किसने कही? रॉस ने। यही बात किसने कही थी? रॉस ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एग्जाम बिल्कुल पास है, प्रैक्टिस करते चले जाइए स्मूथली। ठीक है, और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना समय बाकी सब्जेक्ट को दीजिए।
यूनिट वाइज प्रैक्टिस करिए, बाद में एक डाउट क्लास लेकर के आऊँगी, बाद में एक पूरी क्लास लेकर के आऊँगी, सफिशिएंट है। मनोविज्ञान किस तरह से तैयारी, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलिए, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए। क्या कहता है एक विद्यार्थी कि मुझे महान गणितज्ञ बनने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि मुझे निश्चित रूप से सीट प्राप्त करने के लिए सभी विषयों का कौशल प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे आप क्या कहते हैं कि मुझे रीट में सीट प्राप्त करनी है और उसके लिए मुझे सभी विषयों का कौशल प्राप्त करना है, प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, और उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। तो इस विद्यार्थी में कौन सी प्रेरणा है बताइए। आप सीट को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, आप सारे सब्जेक्ट पर प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं, आप मनोविज्ञान विषय पर प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं, और इसी के लिए आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए क्या, सीट। कौन सी अभिप्रेरणा है? डेफिनेटली आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने के नियम जानते होंगे आप। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या दे रहे हैं आप? यस बेटा, 25 का आंसर, 25 का आंसर 25। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए तो मनोविज्ञान में ये जानना जरूरी है कि आपको आंसर कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए। देखिए, सीखने के नियम की बात हो रही है। सीखने के नियम की जब बात आए तो मुख्य रूप से आप थॉर्नडाइक पर जाना। किस पर जाना? थॉर्नडाइक पर जाना। और थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3। कितने दिए हैं? 3। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा परिणाम व प्रभाव का नियम। परिणाम व प्रभाव का नियम। ठीक है, सीखने के नियमों की जब बात आए थॉर्नडाइक पर जाना। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तत्परता, अभ्यास, परिणाम व प्रभाव। यहाँ क्या पूछा है? प्राथमिक मूलभूत नियम। प्राथमिक मूलभूत नियम क्या होगा? तत्परता। प्राथमिक मूलभूत नियम क्या होगा? तत्परता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। बताइए क्या आंसर होगा? 3A। किसकी बात हुई है? 3A किसमें प्रकट होते हैं? 3A किसमें प्रकट होते हैं? महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, संवेग, अभिप्रेरणा। बताइए क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 26 का आंसर क्या आएगा? 26 का आंसर, यस 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 बेटा, शाबाश। 26 का आंसर बताते चले जाओ। 3A क्या आएगा आंसर? यस यस यस, सीट को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाओ। आ रहा है वो दिन, 26 सितंबर। बिल्कुल, जंग नहीं लड़नी है, स्मूथली अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, अपने गोल पर ध्यान देना है, अपने सपनों पर ध्यान देना है। बस सकारात्मक सोच रखनी है, घबराना कतई नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2 ही तो चीज़ें होती, सफलता असफलता, है ना। कुछ कहते घबराता हूँ, घबराहट होने लग जाती है, लास्ट टाइम में पता नहीं क्या होने लग जाता है। क्यों क्या होने लग जाता है? कुछ नहीं होता। एंजॉय करो, बिल्कुल मस्त रहो, हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करो। आंसर क्या दे रहे हैं आप यहाँ पर? डी। आप देखिए 3A की मैं बात कर रही हूँ। आपने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत सुना होगा, जो किसने दिया है? मैस्लो ने। मैस्लो ने तो कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5। मैस्लो ने कितनी आवश्यकताएं बताइए? 5। बट मैक्लीलैंड ने कितनी आवश्यकताएं बताई है? 3। 3 अभिप्रेरक कह दो, 3 अभिप्रेरक बताए हैं मैक्लीलैंड ने। कितने अभिप्रेरक बताए हैं? 3। पहला ये क्या है? अचीवमेंट। अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? उपलब्धि। ये पहला हो गया, याद नहीं हो याद कर लेना। नंबर 2 एफिलिएशन, हिंदी में क्या कहेंगे? संबंधन।
ठीक है। नंबर 3 एग्रेशन, आक्रामकता। 3 ए ध्यान रखेंगे, अचीवमेंट, एफिलिएशन, एग्रेशन, उपलब्धि, संबंधन, आक्रामकता। आक्रामकता कई बार पावर भी लिखा जाता है, कई बार सत्ता लिखा जाता है, पावर लिखा जाता है। तो 3A किसमें प्रकट होते हैं अभिप्रेरणा में? ये 3 प्रकार के अभिप्रेरक किसने बताया? मैक्लेलैंड ने। अरे मैस्लो ने तो 5 आवश्यकताओं की बात की है, मैस्लो ने तो 5 आवश्यकताओं की बात की है, लेकिन मैक्लेलैंड ने कितने अभिप्रेरक बताए हैं? 3। अचीवमेंट, एफिलिएशन, एग्रेशन। कई बार ये इस तरह लिखा जाता है, ये एन से नीड, एच अचीवमेंट, एन से क्या है? नीड। तो सिंपली ध्यान रखेंगे 3A किस में प्रकट होते हैं? अभिप्रेरणा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मैकडूगल ने, और इत्मीनान से दे रहे हैं ना आंसर, अंदर जरा सा भी भारीपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का महसूस करके क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई बर्डन, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना। बिल्कुल स्मूथली पढ़िए। मैकडूगल ने अभिप्रेरित व्यवहार का कारण माना है। क्या माना है मैकडूगल ने अभिप्रेरित व्यवहार का कारण? बताइए। महत्वाकांक्षा को, आकांक्षा को, मूल प्रवृत्तियों को या उद्दोलन को? मैकडूगल नाम सुना है आपने? मैकडूगल ने अभिप्रेरित व्यवहार का कारण क्या माना है? क्या माना है मैकडूगल ने? मैकडूगल की बात है, सीधी सी बात है। क्या माना है? मूल प्रवृत्तियों को। ठीक है, अभिप्रेरित व्यवहार का कारण किसे माना है? मूल प्रवृत्तियों को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इन कथनों पर हमें विचार करना है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलो। मनुष्य अपने व्यवहारों के नियंत्रण एवं निर्देशन में पशुओं की तुलना में मूल प्रवृत्तियों का अधिक सहारा लेता है। तसल्ली से पढ़ना है, ऐसी लैंग्वेज आपके एग्जाम में भी आएगी। हर क्वेश्चन छोटे नहीं आएंगे, ठीक, छोटे भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, बड़ी लैंग्वेज वाले भी आएंगे। हर लैंग्वेज को अभी आप आंसर देते समय जितना पैशेंस रख पा रहे हो, आप एनालिसिस करो कि आप कितना पैशेंस रख पा रहे हो, आप कितना तसल्ली से ऑप्शंस को पढ़ रहे हो। वो तसल्ली, वो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। तसल्ली से पढ़ोगे तभी तो आंसर तक पहुंचोगे, जल्दबाजी कतई नहीं। ठीक। मनुष्य अपने व्यवहारों के नियंत्रण एवं निर्देशन में पशुओं की तुलना में मूल प्रवृत्तियों का अधिक सहारा लेता है। दूसरा, फ्रायड का मत है कि अधिकतर मूल प्रवृत्तियां चेतन स्तर पर कार्य करती है। नंबर 3, मूल प्रवृत्ति एक प्रजाति विशिष्ट व्यवहार है। नंबर 4, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मूल प्रवृत्ति के स्वरूप को जन्मजात मानता है। तो सही कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। देखिए अब हम एक एक पर चलते हैं। ठीक है, जूम कर दिया है और आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, ये लो और कर दिया। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अपन, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। मनुष्य अपने व्यवहारों के नियंत्रण निर्देशन में पशुओं की तुलना में मूल प्रवृत्तियों का अधिक सहारा लेता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मनुष्य मूल प्रवृत्तियों का अधिक सहारा लेता है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाइए। मनुष्य मूल प्रवृत्तियां, पशुओं की अपेक्षा मनुष्य मूल प्रवृत्तियों का अधिक सहारा लेता है। फ्रायड का मत है कि अधिकतर मूल प्रवृत्तियां चेतन स्तर पर कार्य करती है। गलत। ध्यान रखना, फ्रायड ने सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, सबसे ज्यादा वैल्यू दी है अचेतन मन को। कौन से मन को? अचेतन मन को। फ्रायड का मत है कि अधिकतर मूल प्रवृत्तियां चेतन स्तर पर कार्य करती नहीं, अचेतन स्तर पर कार्य करती है। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। यह कथन सही नहीं है। नंबर 3 देखिए, मूल प्रवृत्ति एक प्रजाति विशिष्ट व्यवहार है। बिल्कुल सही, जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो प्रजाति विशिष्ट व्यवहार है। नंबर 4, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत पढ़ा होगा अभिप्रेरणा में आपने। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या कह दो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत मूल प्रवृत्ति के स्वरूप को जन्मजात मानता है। बिल्कुल सही। तो कौन कौन से कथन सही है? 1, 3, 4, 1, 3, 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा?
आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ है 1 3 4, ये रहा 1 3 4, 1 3 4, आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी, 1 3 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अभिप्रेरक का समुच्चय है? कौन सा अभिप्रेरक? सामाजिक। सामाजिक अभिप्रेरक का समुच्चय बता सकते हैं आप? बताइए। यौन, श्वसन, उपलब्धि, अनुमोदन, अनुमोदन, भूख, प्यास, यौन, उपलब्धि, संबंधन, अनुमोदन, सत्तम स्तर, नींद, प्यास, आक्रमणशीलता, उपलब्धि। इजी है, बिल्कुल इजी है, जल्दी से बता दो, करेक्ट बताना, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, आसान है ये क्वेश्चन। बच्चों जैसा पेपर आपके सामने आएगा वैसे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करिए। कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़ी रिलैक्स कर देंगे आपको, ठीक है, मतलब सरल भी होंगे और मध्यम भी होंगे, जटिल भी होंगे, समझने पर आधारित भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिनमें आपको दिमाग पर थोड़ा सोचना होगा, विचारना होगा, लेकिन एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको ना आता हो। प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर आता होगा बेटा, ये गलती मत करना। आप आंसर देकर के आना, छोड़ के मत आना। एक बार समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, अरे आवश्यकता लगे तो चौथी बार पढ़ना, समझ में आएगा, समझ में आएगा और आप उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ सिंपल आंसर क्या है, सी सामाजिक अभिप्रेरक पूछा, उपलब्धि, संबंधन, अनुमोदन, सत्ता एवं स्तर, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तो जन्मजात आ गए, ये जन्मजात आ गए, ये जन्मजात आ गए, तो सामाजिक अभिप्रेरक सी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उपलब्धि अभिप्रेरक का तात्पर्य क्या है बताइए। पद तथा प्रतिष्ठा पाने तथा दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, उत्कृष्टता के मानकों को पा लेने की इच्छा, समूह या लोगों का संकलन, सामान्य व्यक्तियों द्वारा घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना, कुछ नहीं, उपलब्धि अभिप्रेरक पूछा है। वापस क्वेश्चन को देखा करो, एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि आप दोबारा फिर क्वेश्चन को देखो ही मत, नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, समझा, ऑप्शंस पढ़े, वापस क्वेश्चन पे जाओ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपलब्धि अभिप्रेरक से क्या तात्पर्य है, क्या जवाब दोगे बच्चों। उपलब्धि अभिप्रेरक डेविड सी मैक्लेलैंड ने जो दिया है, समूह या लोगों का संकलन, ये तो कतई नहीं होगा, सामान्य व्यक्तियों द्वारा घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना, बिल्कुल नहीं। ए और बी में से क्या आंसर देंगे आप, ए या फिर बी, ए या फिर बी, क्या आंसर देंगे। देखिए पद तथा प्रतिष्ठा पाने, कुछ बच्चे उपलब्धि अभिप्रेरक देखेंगे और कुछ केवल कितना पढ़ेंगे, पद या प्रतिष्ठा। बिल्कुल 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 यही सही है बेटा, ये जल्दबाजी भी मत करना। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे शब्द दिखाई दे गए, लेकिन जल्दबाजी मत करना, पूरा पढ़ने की कोशिश करना। पद तथा प्रतिष्ठा पाने तथा दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, ये कोई बात नहीं होती। उत्कृष्टता के मानकों को पा लेने की इच्छा, आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी। बेस्ट आंसर चुनिए, बेस्ट आंसर चुनिए। जल्दबाजी कुछ करते हैं तो पहले ही आंसर दे करके हाँ 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 यही आएगा, आगे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो बेटा बेस्ट आंसर आएगा बी। कुछ बातों का अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रख लो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता ना। कई बार हमें कुछ शब्द दिखाई नहीं देते हैं, कुछ का कुछ पढ़ने में आ जाता है, घबराहट इतनी रहती है अंदर कि हम प्रॉपर पढ़ ही नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, समझना कुछ और होता है, समझ को और जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में जो चल रहा है हम वही समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं। बस प्रश्न एक नए तरीके से एंटर होना चाहिए, उसका आंसर आपको आना चाहिए। सारा मटेरियल सेव कर रखा है आपने अचेतन मन में, सब कुछ पढ़ रखा है आपने, केवल और केवल अब टाइम है, वहां पर केवल परीक्षा किसकी होगी कि आपको कितना समझ में आता है, धैर्य कितना रख पा रहे हैं आप, घबराहट कितनी नहीं है। जिसमें घबराहट होगी सब पानी फिर जाएगा सारी चीज़ों पर। बस रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। जब आंसर दे रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं, अभी भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं, ठीक है। मनोविज्ञान ऐसा विषय बेटा अगर समझ लिया ना तो पूरे में से पूरे मार्क्स यहीं से आते हैं, और नहीं समझाना तो ले डूबता है ये विषय,
बिल्कुल ऐसा है, लेकिन पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की जिम्मेदारी भी देता है ये विषय। क्लियर? और हम कोशिश कर सकते हैं, बेस्ट कोशिश, बेस्ट एफर्ट किए जा रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से आपका लेवल बढ़ा दिया जाए और बिल्कुल मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थता ला दी जाए और आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ। चलिए, आंसर आएगा क्या? बी। आगे बढ़ेंगे। मानव व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं का सही क्रम क्या है? अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं का सही क्रम पूछा है बेटा, मैं इसे जूम कर देती हूं। अब अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं का सही क्रम बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तसल्ली से देखोगे ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, चारों को देखना है। अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं का क्या पूछा है? सही क्रम पूछा है, सही क्रम पूछा है, बताओ क्या होगा? अंतर्नोद में कमी, आवश्यकता, अंतर्नोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति अथवा उपलब्धि। आवश्यकता, अंतर्नोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति अथवा उपलब्धि, अंतर्नोद में कमी। आवश्यकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति अथवा उपलब्धि, अंतर्नोद में कमी। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन दे पाता है आप में से। यस, अंतर्नोद, अंतर्नोद में कमी, आवश्यकता, लक्ष्य की प्राप्ति अथवा उपलब्धि, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बताइए ए, बी, सी या डी? यस यस यस। देखते हैं जीत किसकी होती है, कौन बिल्कुल प्रॉपर तसल्ली रखे हुए मेरी बातों पर गौर कर रहे हैं, आराम से कौन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखते हैं। यस, करेक्ट आंसर। शाबाश, जो करेक्ट आंसर देते चले जा रहे हैं, जीत बेटा पक्की है। कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना बस। यस 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 यस, कईयों ने करेक्ट आंसर दिया है और वो करेक्ट आंसर क्या है? ये कैसे? देखो, नीड, फिर आता है ड्राइव, फिर होती है एक्टिविटी, फिर प्राप्ति होती है गोल की, फिर रिड्यूस्ड, कम हो जाता है क्या? ड्राइव, रिड्यूस्ड ड्राइव। ठीक है, नीड आवश्यकता, ड्राइव जिसे हम चालक भी कहते हैं, प्रणोदन कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं। चालक कहते हैं, प्रणोदन कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं। ठीक है, जब चालक क्रिएट होता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति है तो व्यवहार करता है, अग्रसर होता है और लक्ष्य की क्या कर लेता है? प्राप्ति। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो चालक शांत हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस ड्राइव। ठीक है, क्या हो जाता है? कम। आवश्यकता की जब प्राप्ति हो जाती है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था पता है आपको? क्लार्क हल। क्लार्क हल भी यही कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता, मुख्य रूप से आवश्यकता शब्द पर बल किसने दिया है? क्लार्क हल। क्लार्क हल जिनके सिद्धांत का नाम क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, मुख्य रूप से पुनर्बलन शब्द पर जोर किसने दिया है? उधर स्किनर। क्लार्क हल किस पर देते हैं? आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक। जब चालक उत्पन्न होता है तो व्यक्ति क्या करता है? एक्टिविटी करता है, क्रिया करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो चालक न्यून हो जाता है, चालक शांत हो जाता है। वही तो है, देखिए, नीड आवश्यकता, ड्राइव अंतर्नोद चालक, एक्टिविटी व्यवहार हो रहा है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर गोल की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, फिर रिड्यूस ड्राइव, अंतर्नोद में कमी। आंसर आएगा बी। आंसर आएगा बी। क्लियर? चलो, 31 हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं 32 की तरफ। ये रहा 32 क्वेश्चन। पढ़िए पहले। चलिए, इसे भी जूम करने की आवश्यकता है। आई थिंक ये लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। यस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखना तथा परिपक्वता के बीच के अंतर को निर्दिष्ट नहीं करता? देखें, आता है क्या ये आपको? जल्दी से जवाब दो। सीखना और परिपक्वता की बात है यहाँ। सीखना और परिपक्वता की बात है, अंतर को निर्दिष्ट नहीं करता। 3 कथन तो सीखना और परिपक्वता में अंतर बता रहे होंगे, बट एक कथन अंतर नहीं बता रहा है। बताइए, परिपक्वता केवल अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में निरंतर चलती रहती है। परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, जबकि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है।
समझते चले जाना बड़े शांति से, बड़े तरीके से, ठीक है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय होते हैं, जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जो सीखता है। परिपक्वता चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः प्रेरणा का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इधर, समझते भी चले जाओ, कंसेप्ट और क्लियर करते चले जाओ। देखो इधर, यस क्या आंसर दे रहे हैं आप? 32 का यस, अधिकांश सही आंसर दे रहे हैं। देखो इधर, परिपक्वता केवल अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों निरंतर चलती रहती है। परिपक्वता निरंतर नहीं चलती। पता होगा आपको परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है। किशोरावस्था तक परिपक्वता पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। यह कथन सही नहीं है। परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है। यस, परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, ध्यान दो। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है, परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं, जबकि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। बिल्कुल सही, सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है, परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है। परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय होते हैं परिपक्वता के कारण। प्रजातीय, यस। मनुष्य की बात करें, बच्चे की बात करें तो जन्म लेगा, करवट लेना हर बच्चा सीखेगा, बैठना हर बच्चा सीखेगा, खड़ा होना हर बच्चा सीखेगा, चलना हर बच्चा सीखेगा, प्रजातीय होते हैं। जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होता है जो सीखता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन उसी व्यक्ति में होगा जो सीखता है। आप में से जो सीख रहे हैं उसी व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है, बात में आ गई। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय होते हैं, जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होता है जो सीखता है। परिपक्वता चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया, याद रखना, परिपक्वता, ये भी आंसर अपना सही है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः प्रेरणा का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, अधिगम का भी प्रभाव नहीं पड़ता किस पर? परिपक्वता पर। जबकि सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही। तो कौन सा निर्दिष्ट नहीं करता है? आंसर क्या आएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्योंकि मनोविज्ञान में ध्यान रखो, समझना अभी भी जरूरी है आपको। क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगा दिया आंसर पर, क्वेश्चन हाँ ये वाला आंसर आएगा, क्वेश्चन ये वाला आंसर नहीं। आंसर क्यों आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति का आप में विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछा है भाई? असत्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। ठीक है, देखो, सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। थकान औषधि या किसी मादक द्रव्य के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव है। क्या आंसर आएगा? कुछ बच्चे, कुछ मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं लाइक करो, शेयर करो। हाँ बेटा, लाइक शेयर तो बनता है, बट बार बार मैं बोलती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये लो मैडम लाइक शेयर ही करवाती रहती हैं। बाकी आप अंडरस्टूड हो बेटा, आपको लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छी फीलिंग के साथ। यस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर क्या दे रहे हैं? आंसर क्या दे रहे हैं बेटा? आंसर क्या दे रहे हो आप? डी, बी। देखो, समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। देखो, सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षा स्थायी परिवर्तन है, सत्य है। इसे हम असत्य कह ही नहीं सकते, साफ साफ लिखा हुआ है। थकान औषधि या किसी मादक द्रव्य के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे अभ्यास अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो सीखना कहलाता है। थकान औषधि या मादक पदार्थों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो सीखना नहीं है। सीखना वातावरण की उपज है। बिल्कुल सही, सीखना वातावरण की उपज है। हमेशा इस वातावरण से कुछ न कुछ ऐसा उपजता रहता है कि हम सीखते चले जाते हैं, इसीलिए तो सीखना
जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसीलिए तो सीखना जीवन पर्यंत चलता है। सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव है, गलत। बेटा ध्यान दो, सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव नहीं है। मैंने क्या क्या सीख रखा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। आपने क्या क्या चीजें सीखी हुई नहीं, प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव नहीं है। ध्यान देना, सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव नहीं है। बट यहां क्या लिखा हुआ है? सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव है, गलत। तो असत्य कथन कौन सा है? डी। असत्य कथन कौन सा है? डी। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ करके टिक लगाते जाना है। आंसर क्या आएगा बेटा? डी। वापस सुन लो, सीखने की प्रक्रिया का सीधे प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सीखने के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। ये तो आसान है, बहुत आसान है, जल्दी से दे दो। सीखने के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ना तो स्थायी होते हैं और ना ही सीखे गए होते हैं। अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही दे दो आंसर। क्या जवाब देंगे बेटा? 34 का आंसर क्या देने वाले हैं आप? शाबाश 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 मेरे बच्चों। मुझे भी पता है बहुत जल्दी है कि बस 26 सितंबर आए और बस ये बहुत अच्छे से पेपर देकर आए, क्योंकि कितना समय हो गया आपको भी जूझते हुए, संघर्ष करते हुए। कितने, एक बार डेट आगे, 2 बार डेट आगे, 3 बार डेट आगे, कितना वेट किया है बस। लेकिन अब नहीं, अब मंजिल हाथ में होनी चाहिए। यस, क्या आंसर आएगा? हाँ यही तो आएगा। अपेक्षाकृत स्थायी होता है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत कैसा होता है? स्थायी होता है। ध्यान देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है बच्चों। सही कथन बताना है। सही है, कौन सा कथन सही है? देखिए, सीखने में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। सीखने की प्रक्रिया का अनुमान व्यक्ति के निष्पादन से किया जाता है। सीखने का प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, परंतु निष्पादन का प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जा सकता है। देखिए, सीखने में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। डेफिनेटली सीखने में किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। सीखने की प्रक्रिया का अनुमान व्यक्ति के निष्पादन से, यस, निष्पादन उपलब्धि से लगाया जा सकता है। उपलब्धि से लगाया जा सकता है। आपका एग्जाम लिया जाए, आपके कितने मार्क्स आए, बिल्कुल उससे लगाया जा सकता है। सीखने का प्रत्यक्ष, देखो क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ जो भी बताया था। सीखने का प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, परंतु निष्पादन का प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जा सकता है। बहुत अच्छी लाइनें ध्यान रखनी है। सीखने का प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, परंतु निष्पादन का प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जा सकता है। उपरोक्त सभी सही हैं। आंसर क्या आएगा? डी। उपरोक्त सभी सही हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एक व्यक्ति जिसने सांपों से भयभीत होना सीख लिया है, वह रस्सी से भी भयभीत हो जाता है। सांपों से भयभीत होना सीख लिया है, वह रस्सी से भी भयभीत हो जाता है। क्या है ये? उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, विभेदी सामान्यीकरण या विलोपन। ठीक है, सांप तो वो रस्सी से भी भयभीत हो रहा है। रस्सी को भी क्या समझ रहा है? सांप समझ रहा है। उद्दीपक का क्या हो रहा है? सामान्यीकरण। ठीक है, दोनों उद्दीपक का क्या हो रहा है? उद्दीपक सामान्यीकरण वाली बात डेफिनेटली आपने पावलोव के सिद्धांत में भी पढ़ी थी। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत में भी पढ़ी थी कि जब घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई गई तो सीटी की आवाज पर भी कुत्ता वही क्रिया करने लगा जो घंटी की आवाज पर करता था। उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। अधिकांश सामाजिक सीखना किसके द्वारा होता है? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बता दो जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन। अधिकांश सामाजिक सीखना किसके द्वारा होता है? दंड के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सही आंसर दे दो। सही आंसर 37 का
37 सही आंसर। शाबाश बेटा, शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर देते चले जाओ, जल्दी से आंसर। और दिमाग में तनाव नहीं है ना, रिलैक्स हो बिल्कुल, तनाव दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। यस, जल्दी से बैठे बैठे हंस दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुराहट रखो, मुस्कुराहट रखो, अच्छा होगा। बस प्रयास करना है, प्रयास करना है। जीत तो तनाव रहित रहने से ही मिलेगी, दबाव में आने से, तनाव में आने से तो जीत मिलेगी नहीं। तो हम क्यों रहेंगे दबाव में, क्यों रहेंगे तनाव में? चलिए जल्दी से बता दो क्या आंसर दे रहे हैं आप। सी आंसर, क्या बात है, देखो तनाव रहित हो, इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने, करेक्ट आंसर दिया है। और जिन्होंने करेक्ट नहीं दिया वो थोड़े थोड़े तनाव में, बेटा मेरी बात मान लो, तनाव बिल्कुल दूर भगा दो। जिन्होंने गलत आंसर दिया वो मेरे कहने पर मुस्कुराए नहीं होंगे पक्का, और जो जो मुस्कुरा गए उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। जो जो मुस्कुरा दिए उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, जो मेरे कहने पर भी नहीं मुस्कुराए ना, उन्होंने गलत आंसर दे दिया। बेटा मैं कैसे यकीन दिलाऊं, पढ़ लिए बहुत, अब तो इन्हीं बातों की आवश्यकता है कि कितने आप अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं, कितने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बैलेंस में रख सकते हैं, कितना आप तनाव रहित रह सकते हैं। अब आवश्यकता केवल इसकी है, ठीक है। सामाजिक सीखना, सामाजिक सीखना यानी सामाजिक अधिगम। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बांडुरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बांडुरा। बांडुरा ने बात किसकी की है? मॉडलिंग की। बांडुरा ने बात किसकी की है? मॉडलिंग की बात की है। आंसर आएगा बेटा सी। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा। एक माँ अपने बच्चे को एक मित्रवत परिवार के कुत्ते को पालने की अनुमति देती है। मित्रवत परिवार के कुत्ते को पालने की अनुमति देती है, लेकिन एक सड़क के कुत्ते को पालने की आज्ञा नहीं देती है। उस विधि को जो माँ अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रयोग करेगी, क्या कहेंगे? बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है। मित्रवत परिवार के कुत्ते को पालने की तो अनुमति दे देती है, लेकिन एक सड़क पे जो कुत्ता है उसको पालने की अनुमति नहीं देती है। क्या है ये? उद्दीपक सामान्यीकरण, विभेदक अनुबंधन, अनुक्रिया विलोप या सन्निकटन। सिंपल है, सामान्यीकरण तो हो नहीं रहा है, विभेद करना, विभेदक अनुबंधन, दोनों के बीच विभेद होता है भाई। परिवार में जो कुत्ता होता है उसमें और सड़क के कुत्ते में बिल्कुल अंतर होता है, विभेदक अनुबंधन। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। व्यक्ति में तनाव की वह अवस्था, व्यक्ति में तनाव की वह अवस्था जो मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक प्रकृति के असंतुलन का परिणाम होती है। पहले तो ये जान लो आप कि तनाव क्या करता है। क्या करता है तनाव? अरे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रकृति के असंतुलन का परिणाम होता है बेटा, इसीलिए तो बार बार बोल रही हूँ, असंतुलन नहीं लाना है, संतुलन में रहना है। अरे जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, अभी आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, संतुलन बनाए रखना है। जो जो बच्चा संतुलन बनाए रखेगा निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। संतुलन बनाए रखो बेटो, क्योंकि ये संतुलन बनाना ही तो नहीं आता, तनाव रहित रहना ही तो नहीं आता। इसीलिए तो उन 10% बच्चों के सिलेक्शन होते हैं जो इन सारी चीज़ों पर काबू रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तनाव असंतुलन क्रिएट करता है, तो ये तनाव क्या कहलाता है? तनाव की वह अवस्था जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रकृति क्या है, असंतुलन का परिणाम होती, क्या कहलाती है बताइए? अधिगम? कतई नहीं होगा, अधिगम कहलाएगी नहीं। आकांक्षा स्तर? बिल्कुल नहीं। मूल प्रवृत्ति नहीं। अंतर्नोद या कह दो चालक, या कह दो प्रणोदन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ड्राइव। जब चालक उत्पन्न होता है ना तो शरीर में तनाव क्रिएट हो जाता है। शरीर में क्या क्रिएट हो जाता है? तनाव। और तनाव क्रिएट हो जाता है तो असंतुलन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आंसर आएगा बी। यही बता रहे थे ना आप? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आप टेस्ट लेते चले जाओ। यस, इधर देखिए, प्यास अंतर्नोद की उत्पत्ति। प्यास भी क्या है? अंतर्नोद। प्यास क्या है? अंतर्नोद। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या कहलाते हैं? अंतर्नोद। ये सब क्या कहलाते हैं? अंतर्नोद। प्यास अंतर्नोद की उत्पत्ति का कारण है, बताओ। पहला है कोशिकाओं में निर्जलन की उपस्थिति, यानी कोशिकाओं में पानी की कमी, ठीक है। रक्त की मात्रा में कमी हो जाना, आमाशय अंकुचन, रक्त में चीनी का स्तर कम हो जाना। सिंपल ध्यान देना, प्यास अंतर्नोद की उत्पत्ति कब होती है? एक तो जब कोशिकाओं में निर्जलन की उपस्थिति होती है, जब कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, और दूसरी बात रक्त की मात्रा में कमी हो जाना। ये दोनों कारण होते हैं, तो सी आएगा आंसर, ठीक है, पहला और दूसरा।
पहला और दूसरा। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना है, आंसर आएगा सी। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। यौन अभिप्रेरण सेक्स मोटिव के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन क्या है, बताएंगे आप मुझे। ठीक, यह जैविक अभिप्रेरक है, यह सामाजिक अभिप्रेरक है, यह अंशतः जैविक तथा अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक है, यह जैविक कम सामाजिक अधिक है। क्या आंसर आएगा इसमें? यस, यौन अभिप्रेरण की बात हो रही है, यौन अभिप्रेरक की बात हो रही है, यह जैविक या सामाजिक, ध्यान रखना यह अंशतः जैविक तथा अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक है। कौन सा? यौन अभिप्रेरक। आंसर आएगा यहाँ पर सी। क्लियर? आंसर क्या आएगा? सी आंसर। चले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, सिंपल क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, परिणाम व प्रभाव का नियम किस तरह के प्रकार्य को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था? पक्षांतरण, शाब्दिक अधिगम, स्थान अधिगम, पुनर्बलन। वापस बता रही हूं, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। किसी कार्य को करने का यदि परिणाम अच्छा निकलता है तो क्या मिलता है उसे? पुनर्बलन। प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? उसे पुनर्बलन मिलता है, व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, पुनर्बलन। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। साधनात्मक अनुबंधन में प्रथम घटना है, साधनात्मक अनुबंधन पता होगा आपको नाम। साधनात्मक अनुबंधन में प्रथम घटना क्या होगी, बताइए आप मुझे। पुनर्बलन, अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक? क्या आएगा आंसर? 43 का आंसर बताओ बेटा। 43 का आंसर, शाबाश, जल्दी से बता दो 43 का आंसर। बड़े गजब के क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन से गुजर जाइए, बस एक एक यूनिट को इसी तरह से कंप्लीट करते चले जाओ। हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रही हूं, इन क्वेश्चन से गुजरते चले जाओ। मानसिक क्षमता का विकास करना है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज आ सकती है, उसको सिंपल आपको समझना है और जवाब देना है। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यस, क्या बता रहे हैं बेटा? 43 का आंसर क्या बता रहे हो? 43 में बिल्कुल सही आंसर बताना, सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल। इस क्वेश्चन का कतई में देखो, साधनात्मक अनुबंधन याद करो किसका है, साधनात्मक अनुबंधन रिलैक्स होके याद करो किसका है, किसका है ये याद करोगे तो आंसर सही निकल जाएगा। आंसर सही नहीं, साधनात्मक अनुबंधन या कहे दो नैमित्तिक अनुबंधन या कहे दो सक्रिय अनुबंधन या कहे दो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किसने दिया था? किसने दिया था? स्किनर, बीएफ स्किनर। किसने दिया? स्किनर। स्किनर पता है ना? ठीक है, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। किस पर किया था? चूहे पर। तो बताओ प्रथम घटना क्या की थी चूहे ने? पहला कार्य क्या किया था? क्या पहले उसे पुनर्बलन मिला था? भाई अनानुबंधित अनुबंधित ये तो आएंगे नहीं यहाँ पर। ये शब्द आ जाए तो ये शब्द से तो आपको कहाँ जाना है? पावलोव पर। तो इन दोनों को तो हटा दो आप, इन दोनों को तो आप हटा दो। अनानुबंधित अनुबंधित ये तो स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, मुख्य रूप से इन शब्द हटा दो आप। इन दोनों को तो आप हटा दो। अनानुबंधित अनुबंधित ये तो स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, मुख्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग पावलोव के प्रयोग में होता है। इनको हटा दो। पुनर्बलन या अनुक्रिया, ए या बी? ए या बी? स्किनर है तो सी और डी पे तो कतई मत जाओ बेटा, बिल्कुल मत जाओ यहाँ पर। ए या फिर बी? ए या फिर बी? प्रथम घटना चूहे ने पहले क्या किया था? चूहे ने पहले अनुक्रिया की है। चूहे ने पहले क्या की है? अनुक्रिया। अनुक्रिया के बाद उसे क्या मिला? पुनर्बलन। अनुक्रिया के बाद उसे भोजन मिला था। तो साधनात्मक अनुबंधन प्रथम घटना क्या होती है? चूहा पहले क्या करता है? अनुक्रिया करता है। साधनात्मक अनुबंधन पहले पता होना चाहिए किसने दिया? स्किनर। स्किनर ध्यान में आते आपको प्रयोग ध्यान आ जाना चाहिए कि चूहे पर प्रयोग किया था। चूहे पर प्रयोग किया था तो आपको पता होना चाहिए कि चूहा पहले उछल कूद कर रहा था, पहले उसने अनुक्रिया की थी, लीवर दबा था, फिर उसे क्या मिला था? भोजन। तो आंसर क्या आएगा? अनुक्रिया। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा और बड़ा कर देती हूं मैं,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़िए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन, घबराना मत, बड़ा क्वेश्चन है तो कतई नहीं घबराना है, तरीके से पढ़ना है, आंसर आप ही बताओगे, आंसर आप ही बताओगे, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, आंसर आपको ही बताना है, ठीक। कौन सा कथन प्राचीन एवं नैमित्तिक, प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधनों में सैद्धांतिक अंतर को निर्दिष्ट नहीं करता है। तीन तो इन दोनों में अंतर, प्राचीन से पता है ना, आप प्राचीन से कहां जाओगे, पाउलो पर जाओगे, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत पाउलो, नैमित्तिक अभी बताया मैंने स्किनर, नैमित्तिक मैंने अभी बताया स्किनर, ठीक है, ये पाउलो की बात है, स्किनर की बात है। तो प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंधनों में सैद्धांतिक अंतर को निर्दिष्ट नहीं करता है। बताइए क्या आंसर होगा, पढ़िए ध्यान से, आराम से पढ़िए। प्राचीन अनुबंधन उद्दीपक प्रकार एस टाइप अधिगम है, जबकि नैमित्तिक अधिगम अनुक्रिया प्रकार आर टाइप अधिगम है। बी, प्राचीन अनुबंधन में समीपता का नियम क्रियाशील होता है, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में प्रभाव का नियम क्रियाशील होता है। सी, प्राचीन अनुबंधन में ऐच्छिक क्रियाओं का अनुबंधन होता है, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में अनैच्छिक क्रियाओं का अनुबंधन होता है। प्राचीन अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं होता, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर होता है। क्या आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा, यस क्या आंसर होगा। देखिए, प्राचीन अनुबंधन उद्दीपक प्रकार एस टाइप अधिगम है, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन आर टाइप है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ध्यान रखना। प्राचीन अनुबंधन तो एस टाइप अधिगम है, जबकि नैमित्तिक अनुबंध आर टाइप अधिगम है, ठीक है, आर टाइप अधिगम है। क्लियर, क्योंकि उद्दीपक यहाँ भोजन को देखकर लार गिरी थी, पता है ना आपको, भोजन को देखकर लार गिरी थी। यहाँ पहले क्या हुई, अनुक्रिया, अनुक्रिया के बाद क्या मिला था, भोजन, अनुक्रिया के बाद क्या मिला था, भोजन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, प्राचीन अनुबंधन में समीपता का नियम क्रियाशील होता है, ध्यान रखना, और नैमित्तिक अनुबंधन में प्रभाव का नियम, सक्रिय अनुबंधन में प्रभाव का नियम, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब बचता है सीओडी, सीओडी तो देखिए ना, डी देखो, प्राचीन अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं होता, नहीं होता। प्राचीन अनुबंधन में पाउलो वाले प्रयोग में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं होता, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा सी, ठीक है। आंसर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर, आंसर आएगा यहाँ सी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जूम किया था अपन ने, इसको आगे करते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45, जब प्रयोज्य सी एस से मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसे क्या कहा जाता है। आप सी एस किसको बताओगे, बताओ, भोजन को बताओगे सी एस, या घंटी है सी एस। सी एस क्या है, सी एस क्या है, भोजन या फिर घंटी, बताओ। तो बेटा भोजन तो क्या था, यू सी एस, घंटी क्या है, सी एस, ठीक है, घंटी क्या है, सी एस। तो सी एस से मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कर रहा है। विलोपन तो कहेंगे नहीं, विभेदन नहीं कहेंगे, अनुसूचिया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उद्दीपक सामान्यीकरण। घंटी बजने पर लार गिर रही थी, अनुबंधन होने के बाद घंटी बजने पर लार गिर रही थी, सीटी की आवाज पर भी क्या गिरी, लार, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्लियर है। चलो आगे चलें, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, परंपरागत अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सीखी गई प्रतिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। परंपरागत अनुकूलन पता होना चाहिए पहले आपको। परंपरागत अनुकूलन किस पर जाओगे, परंपरागत अनुकूलन से किस पर जाओगे, पाउलो पर, थॉर्नडाइक पर, स्किनर पर, किस पर जाओगे, परंपरागत शास्त्रीय अनुबंधन, पाउलो पर जाओगे ना बेटा,
पावलोव पर जाओगे, ठीक है। परंपरागत अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सीखी गई प्रतिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? किसके अंतर्गत आती? श्रृंखला, संप्रति, संकेत या सिद्धांत? घंटी की आवाज संकेत है कि भोजन आने वाला है। घंटी की आवाज संकेत है कि भोजन आने वाला है। क्लियर? 46 में आंसर क्या आएगा? सी बेटा। परंपरागत अनुकूलन की बात है, परंपरागत अनुकूलन कह दो, शास्त्रीय अनुबंधन कह दो, प्राचीन अनुबंधन कह दो। पावलोव पर जाओगे, पावलोव पर जाओगे तो यहाँ संकेत, क्योंकि घंटी की आवाज संकेत है कि भोजन आने वाला है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। किसी जटिल कार्य को सहजता और निपुणता के साथ करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? ये आंसर तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, किसी कार्य को सहजता और निपुणता के साथ करने की योग्यता को आदत तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कौशल। क्या कहेंगे? कौशल कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्रमिक अधिगम विधि, सीरियल लर्निंग मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बता सकते हैं? क्रमिक अधिगम विधि। बेटा जब हम अधिगम को पढ़ते हैं ना, अधिगम, तो अधिगम के प्रकारों में एक वाचिक अधिगम होता है। क्या होता है? वाचिक अधिगम। वाचिक अधिगम के अंतर्गत ही कौन सी विधि आती? क्रमिक अधिगम विधि। क्रमिक अधिगम विधि, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? याद रखना, एबिंगहास ने। सिंपली ध्यान रख लेना, क्रमिक अधिगम विधि का प्रतिपादन किसने किया था? एबिंगहास। क्लियर? क्या करें बेटा, मनोविज्ञान अब इतना विस्तृत होता चला जा रहा है कि कोशिश तो करते हैं कि हर एरिया से क्वेश्चन उठा करके आपको बता दिया जाए। कोशिश हमारी पूरी है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इतना विस्तृत होता चला जा रहा है मनोविज्ञान कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको गहराई में भी जाना होता है कई बार। इसलिए अब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये टॉपिक है या ये टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक होते हैं बेटा। मनोविज्ञान में जितने टॉपिक होते हैं कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, किसने कहा? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये परिभाषा, ये परिभाषा, हाँ, 15,000 प्लस। थैंक यू सो मच बेटा, ये आपका विश्वास है, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करती हूँ आपको कि आप इतना विश्वास प्रदर्शित करते हैं। और बेटा यकीन मानो, बेस्ट करने की कोशिश की जाती है। इंसान है, भगवान नहीं है, इंसान है, इसलिए पूरा प्रयास ही कर सकते हैं, ठीक है। और यही विश्वास आपको जिता सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में विश्वास ही रखना है कि आपको हर एक प्रश्न का आंसर आता है, केवल आपको आवश्यकता होगी क्वेश्चन को समझने की, बस। क्लियर? ये जो बात कही है वो किसने कही है? क्लार्क हल ने कही कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति, क्लार्क हल ने मुख्य फोकस किस पर किया है? नीड पर, आवश्यकता पर, कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आपको आवश्यकता है किसकी? नौकरी की। नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए आप बैठ करके सुन रहे हैं। न तो आपको आवश्यकता होती, न आप सीखते। तो सीखना क्या है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये किसने कहा है? हल ने। किसने कहा बेटा? हल ने। क्लियर? आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एक भावात्मक क्रियात्मक कारक जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है, कहलाता है। बताओ क्या कहलाएगा? एक भावात्मक क्रियात्मक कारक जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार को, व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है, क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? निश्चित व्यवहार कब करता है व्यक्ति? निश्चित व्यवहार कब करता है? जब उसे क्या मिलता है? मोटिवेशन। जब उसे क्या मिलता है? मोटिवेशन। एक भावात्मक क्रियात्मक, बिल्कुल, जब व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है तो व्यक्ति अंदर से कार्य करता है, भावात्मक रुचि के साथ कार्य करता है, क्रिया करता है, ठीक है। भावात्मक क्रियात्मक कारक जो व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, ठीक है। निश्चित व्यवहार करना, लक्ष्य की प्राप्ति को अग्रसर होना कब होते हैं हम? जब हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प, कौन सा एक विकल्प अभिप्रेरणा अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता से संबंधित नहीं है? ये जरूर पढ़ा करो बेटा। ये लिखा है, क्या लिखा है? नहीं है। कई बार हमें इतना धैर्य नहीं होता कि वहां तक पढ़ें, कई बार क्या, इतना ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता, हाँ कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है? ढूंढते रह जाते और परेशान होते हैं। प्रश्न इतना आसान था, नहीं है पूछा था, नहीं है पूछा था। वही बात, जल्दबाजी नहीं, यहाँ तक पढ़ना है, एंड तक पढ़ना है। कोशिश करो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, ठीक है? 2 बार कम से कम प्रश्न को पढ़ो। नहीं है, बताइए। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है। व्यवहार लक्ष्य निर्देशित, बिल्कुल बढ़िया बात हो रही है। ऊर्जित और जागृत, चयनात्मक, अनिरंतरता, ये नहीं है। वैसे भी 4 में से नेगेटिव आंसर कौन सा है? अनिरंतरता। तो आंसर निकल जाएगा बी, आंसर निकल जाएगा बी। क्लियर बच्चों? आगे चले। क्वेश्चन बहुत सारे लेकर के आई हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ते चले जाओ। ये यूनिट पूरी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी क्लियर हो जानी चाहिए कि बस और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसिद्धि आवश्यकता से ठीक पूर्व की आवश्यकता क्या आती? जल्दी से बता दो। मैस्लो की कितनी आवश्यकताएं बताई थी? 5 आवश्यकता आपको पता होगी। आत्मसिद्धि आवश्यकता से ठीक पूर्व की आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा, सम्मान, स्नेह या शारीरिक आवश्यकता क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आप ही से पूछ रही हूं, जल्दी से बता दो बेटा। 52 का आंसर। यस 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 यस, शाबाश। यस, क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, टेक्निकल टीम यहीं पर है। थोड़ा सा कमेंट्स को चेक करिए। हाँ यस, ठीक है। यस, कौन सी पूर्व की आवश्यकता है बेटा? आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? आत्मसिद्धि से पूर्व क्या होता है? सम्मान। पता होगा आपको सबसे पहले कौन सी आवश्यकता? दैहिक, फिर सुरक्षा, ठीक है? दैहिक, सुरक्षा, फिर स्नेह, फिर सम्मान, फिर आत्मसिद्धि। फिर क्या आता है? आत्मसिद्धि, ठीक है? तो आत्मसिद्धि से पहले क्या आता है? सम्मान। पता होगा आपको, पता होगा। ये ए आंसर क्यों दे रहे हैं बेटा आप? आत्मसिद्धि आवश्यकता से ठीक पूर्व की आवश्यकता पूछी है। ठीक पूर्व की आवश्यकता तो क्या होगी? सम्मान की आवश्यकता। क्या होगी? सम्मान, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 53। डेसी द्वारा मानव अभिप्रेरण के अभिप्रेरणात्मक चक्र में जोड़ा गया चौथा तत्व कौन सा है? चौथा तत्व, ठीक है? N प्लस D प्लस I, ये तो था ही, आपको पता है, ठीक है? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, NDI। NDI में एक और तत्व जोड़ा गया है, वो कौन सा जोड़ा गया है? C। कौन सा तत्व जोड़ा गया है? C। C का मतलब क्या है? C का मतलब क्या है? देखो, N का मतलब क्या है? नीड, आवश्यकता। D से क्या है? ड्राइव। I से क्या है? इंसेंटिव। I से क्या है? इंसेंटिव। और C से क्या है? कॉग्निशन। C से क्या है? कॉग्निशन। C से क्या है? कॉग्निशन। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? यस यस यस, क्या आएगा? संज्ञान। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, उद्दीपक। NDI। NDI। डेसी ने कौन सा जोड़ा? C, कॉग्निशन। डेसी ने कौन सा जोड़ा? C जोड़ा है, कॉग्निशन, जिसे हम क्या कहेंगे? हिंदी में संज्ञान कहेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। डबल डिप्लीशन सिद्धांत का संबंध किससे है? बता सकते हैं बच्चों? डबल डिप्लीशन सिद्धांत का संबंध किससे है? भूख से, प्यास से, नींद से, यौन या काम से? बताइए आंसर क्या आएगा? डबल डिप्लीशन सिद्धांत, ठीक है? डबल डिप्लीशन सिद्धांत का संबंध किससे होता है बेटा? प्यास से। इस सिद्धांत का ये मानना है कि प्यास 2 शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है। डबल डिप्लीशन सिद्धांत का ये मानना है कि प्यास
दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है। पहला, कोशिकाओं में पानी की कमी, ठीक है, और रक्त की मात्रा की कमी। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? बी, प्यास। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कुटलेविन, कॉनरेड लॉरेंज, मैस्लो, डोलार्ड के द्वारा। ध्यान रखना बच्चों, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? डोलार्ड के द्वारा। यानी कुंठित जब व्यक्ति हो जाता है तो वो व्यवहार कौन सा करता है? आक्रामक व्यवहार करता है। कौन सा व्यवहार? आक्रामक व्यवहार करता है। तो कुंठा आक्रामकता सिद्धांत सिंपली ध्यान रखना किसने दिया? डोलार्ड ने। क्लियर? चले आगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 और मुझे लगता है कि बड़ा करने की आवश्यकता है। ये कर दिया मैंने बड़ा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रात में एक सुनसान सड़क पर टहल रहा है और अचानक किसी अंधेरे कोने से निकलकर कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। ठीक है, सुनसान सड़क पे टहल रहा है और अचानक एकदम से कोई व्यक्ति निकलकर उसके सामने आ जाता है। ऐसी भयावह स्थिति में व्यक्ति को कौन से कतिपय दैहिक परिवर्तन होंगे? एकदम से कोई आ जाता है सामने, क्या क्या परिवर्तन होंगे आप मुझे बताइए। पहला, सांस का गहरी व तेज होना। दूसरा, दिल की धड़कन बढ़ना। तीसरा, आंख की पुतलियों का फैल जाना। नंबर 4, भोजन पचने की क्रिया का रुक जाना। नंबर 5, रक्त संचार का बढ़ना। बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सुनसान सड़क पर आप जा रहे हैं, बिल्कुल रात है, अंधेरा है, सुनसान सड़क पर आप जा रहे हैं और जो थोड़ा सा जिसको पहले से डर लगता है, मान लो उसके सामने एकदम से कोई व्यक्ति निकल के सामने आ गया तो क्या हालत होगी? क्या हालत होगी बताओ, क्या हालत होगी? सांस का गहरी और तेज हो जाना, बिल्कुल सही। दिल की धड़कन बढ़ना, बिल्कुल तेज ही से धड़कने लग जाएगा, दिल तेजी से धड़कने लग जाएगा। आंख की पुतलियों का फैल जाना, बिल्कुल सही। भोजन पचने की क्रिया का रुक जाना, रक्त संचार का बढ़ना, सभी सही है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? आपने क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ आंसर? सारे सही है भाई, सारी दशाएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर आएगा यहाँ पर डी, ऑल। यस यस बेटा, ऑल। ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कई बार, है ना, कि हाँ ऐसा ही होता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाँ बिल्कुल, पाचन क्रिया रुक जाती है, हवाइयाँ उड़ जाती है कि एकदम से ये क्या हो गया। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है। चिंतन की जब हम बात करते हैं तो सभी चिंतन किस पर आधारित होते हैं? अधिगम पर, समस्या समाधान पर, प्रतिस्थापन पर, पेशीय व्यवहार पर। क्या जवाब होगा? क्या आंसर आएगा? यस, क्या आंसर आएगा? ये 4th यूनिट है बेटा और इसके बाद 5th यूनिट, 5वीं यूनिट। और 5वीं यूनिट के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है पता है ना आपको? शिक्षण की बात होगी, टीचिंग की बात होगी, एनसीएफ की बात होगी, आरटीई की बात होगी, क्रियात्मक अनुसंधान की बात होगी, मापन मूल्यांकन की बात होगी यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में नेक्स्ट वेडनेसडे यूनिट नंबर 5 लेकर के आ रही हूँ। चलिए अभी मुझे बताओ, सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से आधारित है किस पर? किस पर? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, समस्या समाधान। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। मानचित्र निरूपण के संबंध में उचित कथन नहीं है। किसके संबंध में? मानचित्र निरूपण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण, कुछ भी कह सकते हैं। मानचित्र निरूपण के संबंध में उचित कथन नहीं है। कौन सा उचित कथन नहीं है? बताओ बेटा, बता सकते हो, इजी आंसर है। यह एक ग्राफिकल उपकरण होता है। पहले मैंने एक बात बता दिया, वापस सुन लो। जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप कमेंट कर देना। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना।
मैं एक डाउट क्लास लेकर के आऊँगी, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उन डाउट्स को अपने दिमाग में मत घुमाओ, अलग कर दो क्वेश्चंस को, कमेंट में जाके डाल दो, कमेंट में जाके डाल दो, इसे रिलैक्स रखो। बिल्कुल जो क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं आप उनको करते चले जाओ। चलो, उचित कथन नहीं है, यह एक ग्राफिकल उपकरण होता है, यह पूर्व अवधारणा के साथ नई अवधारणा को जोड़कर समझाने में सहायक है, यह व्याख्यान के सारांश हेतु सहायक नहीं है, यह सीखने वाले को आकर्षित करता है। जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर क्या है? 58 करेक्ट आंसर, 58 करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर दो, शाबाश बेटा, जल्दी से आंसर। गुड गुड गुड, क्या बात है बेटा, थक गए क्या? जल्दी से आंसर दो ना। हाँ बिल्कुल सांखला जी, करेक्ट आंसर दिया है आपने, ये अच्छा किया। मैं बेटा बेटा करके बोलती हूँ, जी नहीं लगाती तो आपने खुद नहीं लगा दिया आपके नाम के आगे जी। बिल्कुल, ये व्याख्यान के सारांश हेतु सहायक नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये गलत है। जबकि मानचित्र निरूपण देखो एक ग्राफिकल उपकरण होता है, एक आरेखीय उपकरण होता है, ग्राफिकल उपकरण होता है, बिल्कुल सही। मानचित्र निरूपण पूर्व अवधारणा के साथ नई अवधारणा को जोड़कर समझाने में सहायक है। पूर्व अवधारणा मतलब अवधारणाओं को एक साथ जोड़कर समझाने में सहायक होता है क्या? मानचित्र निरूपण। ये व्याख्यान के सारांश हेतु सहायक नहीं, गलत, ये व्याख्यान के सारांश हेतु सहायक होता है। कोई बड़ा सा लेक्चर दिया है, उसे शॉर्ट में समझाना है, ठीक है, संक्षिप्त में समझाना है, तो मानचित्र चित्र नक्शे के द्वारा उसे पूरी तरह से समझाया जा सकता है। ये सीखने वाले को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सही आंसर आएगा डी, सॉरी आंसर आएगा सी। आंसर क्या है? सी। ठीक है बेटा, जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट है, वो टॉपिक कोई सा भी हो, मनोविज्ञान की बात कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के वो क्वेश्चन लिखते चले जाओ। एक क्लास होगी उसमें वो सारे कमेंट्स आपके दूर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी केवल जो क्लास प्रेजेंट में जो क्लास आपके सामने होती, केवल उसे समझने पर फोकस किया करो। चलिए, अभी मैंने कमेंट, अभी बेटा डाउट क्वेश्चन अभी लिखने के लिए नहीं कहा मैंने, ये क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में जाना, वहाँ अपने डाउट लिख देना, ठीक है। अभी तो मैं ये क्लियर करवा रही हूँ आपको। चलिए, वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुँचा जाता है, क्या कहलाता है? वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य, यानी विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है, विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है, सिंपल बात ही तो हो रही है। विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांत तक पहुंचा जाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दो। आगमनात्मक तर्कना, पूर्व परंपरागत तर्क, निगमनात्मक तर्कना, पश्चात परंपरागत तर्क। विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ठीक है। ए आएगा या सी आएगा? विशेष से सामान्य ए या सी? विशेष से सामान्य ए या सी? यस 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 बेटा, जल्दी से बता दो। शाबाश 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 शाबाश, ए ही तो आएगा। विशिष्ट से सामान्य की चर्चा किस में होती? आगमन में। विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य, आगमन। आगमन, उदाहरण से नियम, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट से सामान्य चर्चा किस में होगी? आगमन में होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा सामने। कौन सा कथन सही नहीं है? बता दो, आप ही बताओगे आंसर। सही नहीं है। परिपक्वता प्राप्ति की चरम आयु 21 वर्ष तक होती है। परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक है। अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है। परिपक्वता सदैव अधिगम के प्रभाव से मुक्त होती है। सही नहीं है, जल्दी से बता दो आप मुझे। यस 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 बेटा, जल्दी बता दो आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, शाबाश, जल्दी से बताओ। हाँ, उदाहरण विशिष्ट होते हैं। यस, उदाहरण सामान्य नहीं होते, उदाहरण तो कोई विशिष्ट दिया जाता है, उदाहरण विशिष्ट होते हैं। यस यस यस, क्या आंसर आएगा? क्या बता रहे हो आप इसमें 60 में? बेटा गलत नहीं चाहिए मुझे, सही आंसर चाहिए, प्लीज सही आंसर दें। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कई बार मैं परिपक्वता और अधिगम के बारे में कई बार बता चुकी हूं आपको। मुझे सही आंसर चाहिए, सही आंसर चाहिए, सही आंसर दो। परिपक्वता प्राप्ति की चरम आयु 21 वर्ष तक होती है। परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक है। अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है। परिपक्वता सदैव अधिगम के प्रभाव से मुक्त होती है।
बेटा तो इसका यूज़ करना है। करेक्ट आंसर, शाबाश, करेक्ट आंसर देना है, करेक्ट आंसर देना है। फेस पे स्माइल लेकर आ जाओ, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। जल्दी से अपने फेस पर स्माइल लेकर आ जाओ, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए, स्माइल कर दिया, करेक्ट आंसर सोच लिया, सोच लिया करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। यस यस यस, सही नहीं है। देखो, परिपक्वता सदैव अधिगम के प्रभाव से मुक्त होती है, बिल्कुल सही। तो परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक है, ये सही नहीं है। आंसर आएगा बी। परिपक्वता प्राप्ति की चरम आयु 21 वर्ष तक होती है, बिल्कुल सही है। चरम आयु परिपक्व हो जाता है, बिल्कुल। किशोरावस्था का अंत परिपक्व अवस्था होती है। तो परिपक्वता प्राप्ति की चरम आयु 21 वर्ष होती है, सही बात है। अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है, अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है, बट परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक नहीं है। परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक नहीं है। बी आंसर करेक्ट है, परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक। सांखला जी, परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, परिपक्वता के लिए परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है। अपने आप बच्चा परिपक्व होता है। मैंने कहा ना, सीधा लेटा हुआ बच्चा करवट लेना सीखता है, करवट लेना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, वो परिपक्वता है। परिपक्वता के लिए अधिगम आवश्यक नहीं, बट अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है। आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी। क्लियर, सही था आपका, शाबाश, बहुत बढ़िया, मौज हो गई मैडम आज तो। अरे वाह, क्या बात है। बस मैं यहीं से इमेजिन कर लेती हूँ कि आप ऐसे, जैसे आप बिल्कुल ये भेजते हैं इमेज मुझे, तो यहीं से मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि वहाँ बैठे बैठे भी आप बिल्कुल खुश हो रहे होंगे। कितनी आभासी दुनिया होती है ना ये, बिल्कुल ऑनलाइन, ये सारा सब कुछ डिजिटल, यहीं से आभास करना होता है आपके उन हंसते मुस्कुराते चेहरों का। डेफिनेटली। चलिए, यस, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सामान्यीकरण सिद्धांत, ठीक है। अधिगम अंतरण का है, अरे अंतरण कहे दो, स्थानांतरण कहे दो, तबादला कहे दो, एक ही बात है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रांसफर, ठीक है। अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ध्यान रखना, जड़। सामान्यीकरण सिद्धांत था अधिगम अंतरण का, ठीक है। एक सामान्यीकरण सिद्धांत है। सामान्यीकरण सिद्धांत यानी कि जो भी ज्ञान, अनुभव, कौशल होता है, उनसे कुछ सामान्य नियम निकाल लिए जाते हैं, उनसे कुछ सामान्य सिद्धांत निकाल लिए जाते हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? जड़, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 बड़ा करूं, जूम करूं? चलो। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों, मानचित्रों को अध्ययन करने के दौरान मना होती है, ठीक है। यह अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उपागम है। बताओ क्या है? देखो, मानचित्र की खाली रूपरेखा, मानचित्र है, मानचित्र की खाली रूपरेखा है, उसमें केवल क्या है? नदी, पहाड़, मैदान, घाटियों को प्रदर्शित करता है। तो वो विद्यार्थियों से क्या कहता है कि मुख्य नगर, रेलवे, मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करना है। चिन्हित कैसे भी किया जा सकता है, एरो का निशान बना के चिन्हित किया जा सकता है, राउंड लगा करके चिन्हित किया जा सकता है। और ये जस्ट क्या है? मानचित्र निरूपण, मानचित्र निरूपण, ठीक है। यहां आंसर क्या आएगा? ए, ठीक है। यहां आंसर क्या आएगा? ए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, जिस कल्पना में विगत अनुभव, जिस कल्पना में विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों कोई नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, कुछ नयापन नहीं है, ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं। सरल लग रहे हैं बेटा? सरल ही लगने चाहिए, बिल्कुल। ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। क्या आएगा यहाँ आंसर? यस यस यस, जल्दी से बता दो। 63 का आंसर क्या आएगा? 63 का आंसर जल्दी से बताओ। यस,
शाबाश बेटा, जल्दी से बताओ। कितने प्रश्न है मैडम, दुखी हो गए क्या? डेफिनेटली सी। याद रखो, विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों प्रदर्शित करना पुनरुत्पादक कल्पना, नवीनता के साथ प्रदर्शित करना उत्पादक कल्पना। नवीनता के साथ प्रदर्शित करना, जो भी विगत अनुभव है उनमें कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ नवीन परिवर्तन करना, वो जिस क्या होगा उत्पादक। लेकिन ज्यों का त्यों, ऐसा का ऐसा, उसे क्या कहेंगे? पुनरुत्पादक कल्पना। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कल्पना की सामग्री क्या होती है? स्मृतियां। अलग से प्रश्न आ जाए कि कल्पना की सामग्री क्या होती है? स्मृतियां। इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। यह कथन किसका है? कल्पना की सामग्री क्या होती? स्मृतियां होती हैं। इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। यह कथन किसने दिया? बोरिंग व अन्य। ठीक है, ध्यान रखना, यह कथन किसका है? बोरिंग व अन्य का। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 डीवी के अनुसार तर्क के सोपान कितने हैं भाई? कितने हैं? 2, 3, 4, 5। जल्दी से बताओ। तर्क के सोपान, तर्क के सोपान कितने हैं? तर्क के सोपान कितने हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 65 का आंसर, तर्क के सोपान डीवी ने कितने बताए हैं? डीवी ने तर्क के सोपान कितने बताए हैं बेटा? 2, 3, 4 या 5? कितने बताए हैं? यस 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 यस, 5 सोपान बताए हैं। 5 सोपानों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। समस्या को पहचानना, समस्या की पूरी जानकारी लेना। नंबर 3 समस्या के विभिन्न उपाय खोजना। नंबर 4 एक उपाय को अपनाना। नंबर 5 उस उपाय का प्रयोग करना और निर्णय करना। ठीक है, 5 सोपान ध्यान रखने हैं। समस्या को पहचानना, पहले समस्या क्या है, फिर उस समस्या की प्रॉपर पूरी जानकारी लेना, फिर उस समस्या समाधान के लिए उपायों को खोजना, उन कई उपायों में से फिर एक उपाय अपनाना, फिर उस एक उपाय का प्रयोग करना। ये क्या है? 5 सोपान किसने बताए हैं? डीवी ने। कितने सोपान बताए हैं? 5। कितने सोपान बताए हैं? 5। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बिल्कुल आई एम सो हैप्पी। मैं खुश हूँ और मैं पता है खुश ही रहती हूँ। क्या रखा है जीवन में? क्या रखा है जीवन में? खुश ही रहती हूँ बिल्कुल। कई कबार कुछ सिचुएशंस बिल्कुल परेशान कर देती हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उन पर काबू पा लिया जाता है। खुश रहा करो बेटा, आप भी खुश रहो, कुछ नहीं रखा, खुश रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, मंजिल को प्राप्त करो और जीवन को जिंदा दिली के साथ जियो। ठीक। जॉन डीवी ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत तर्क के सोपान बताए थे? कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? हाउ वी थिंक। कितने सोपान बताए थे? 5। अभी बता चुकी हूँ आपको। कितने सोपान? 5। ठीक है, जॉन डीवी ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत हाउ वी थिंक के अंतर्गत कितने सोपान बताए? 5। 5 सोपान वापस आपको पता होना चाहिए। समस्या की पहचान करना, समस्या की पूरी जानकारी जुटाना, फिर समस्या समाधान के लिए विभिन्न उपाय खोजना, विभिन्न उपायों में से एक उपाय को अपनाना और उस उपाय का प्रयोग करना। ठीक है, उस उपाय का प्रयोग करना। अच्छा, तबीयत खराब, ओके। आज तबीयत खराब नहीं है क्या? चेहरे पर सरलता है कि मुस्कुराहट में हल्की। अच्छा, मुस्कुराहट हल्की है मेरी, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, मैंने आज जो एप्लीकेशन में लाइव चल रहा है बैच, उसमें मैंने क्लास नहीं ली थी। सुबह थोड़ी सी तबीयत नाजुक थी, लेकिन अभी इतने सारे बच्चे मेरे सामने हैं तो मेरी तबीयत खराब कैसे हो सकती है? बिल्कुल कतई तबीयत खराब नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यस, मुस्कुराहट भी मेरी वैसी है बेटा। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ेंगे। बड़ा मन करता है वैसे आपसे बातें करने का, पर क्या करूं, बात कर नहीं सकते ना अभी। कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है? ध्यान दें, कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है? कौन से तर्क में? बताइए, कौन से तर्क में? कौन से तर्क में? आंसर दें, आंसर दें मेरे बच्चों, आंसर दो।
मुझे भी बातों में लगा रहे हो, मतलब है ना, कोशिश कर रहे हो पूरी तरह से कि मैं बातों में लग जाऊं आपके साथ। मैं नहीं लगूंगी, ठीक है। मुझे आंसर्स कंप्लीट, मुझे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने हैं। कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है? कौन सा तर्क होगा बेटा? आगमन तर्क। कैसे? निरीक्षण, प्रयोगीकरण, सामान्यीकरण। जैसे निरीक्षण किया जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, फिर प्रयोग किया जाता है कि क्या मार्स सूर्य के चारों ओर घूमता है, क्या जुपिटर सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो फिर सामान्यीकरण किया जाता है कि यस, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण कौन से तर्क में होता है? आगमन तर्क के अंतर्गत होता है। क्लियर? चलो आगे चले। यस, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल क्वेश्चन है। पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप में, कौन से रूप में? पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? स्मरण, विस्मरण, कल्पना या चिंतन? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जितना एग्जाम पास आता चला जाए उतने ज़्यादा रिलैक्स होते चले जाओ, उतने ज़्यादा रिलैक्स होते चले जाओ, उतनी ज़्यादा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते चले जाओ। यस 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 यस, शाबाश। एक ही तो आंसर है, विस्मरण। बी आंसर कौन दे रहा है? बी आंसर। पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर पूर्व प्रेक्षित तथ्यों को नवीन रूप में प्रस्तुत करना। हे भगवान, बी आंसर कौन दे रहा है? नवीन रूप में प्रस्तुत करना। क्या कर रहे हो बच्चों? 68 में बी। ममता बेटा क्या हुआ? दीपिका, आप बी आंसर क्यों देंगी? यहाँ बी आंसर कैसे आएगा? अश्मिता कुमारी, नीरू, क्या हो गया बेटा आपको? आप बी आंसर कैसे दे सकती हो? सामने होती मैं भयंकर डांट लगाती। आप 68 का आंसर बी कैसे दे सकती हो? पूर्व ज्ञान या स्मृति के आधार पर जो आपने देखा है उसको नवीन रूप में प्रस्तुत करना। नवीन रूप में प्रस्तुत करना ये परिभाषा भी है। क्या कहलाता है? कल्पना। क्या कहलाता है? कल्पना। मुझे लगता है आप थक गए हैं। क्या कहलाता है? कल्पना। 69, क्वेश्चन नंबर 69, देखी हुई किसी वस्तु के अनुपस्थिति में स्मृति के आधार पर सर्वप्रथम मस्तिष्क में बनती है। देखी हुई वस्तु के अनुपस्थिति में स्मृति के आधार पर सर्वप्रथम मस्तिष्क में क्या बनती है? सर्वप्रथम मस्तिष्क में क्या बनती है? जल्दी बता दो, क्या बनती है? क्या बनती है? प्रतिमा, कल्पना, स्मृति, अनुसंधान। जल्दी बता दो बेटा, क्या बनती है? अच्छा, ये लाइक कौन कर रहा है बेटा? जो क्या आपको क्या लगता है सभी मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं? अनलाइक कौन कर रहा है उसका आंसर दे रहे हो। सभी मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं बेटा, कुछ अस्वस्थ होते हैं। ये तो शुक्र करो कि क्लास देखने के बाद अनलाइक कर रहे हैं। कुछ तो जब केवल शेड्यूल डाला जाता है ना तभी अनलाइक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, और यही तो मुझे मोटिवेट करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है बेटा। ज़रूरी नहीं है कि सभी एक बहुत अच्छी फीलिंग रखते हों, ज़रूरी नहीं है कि सभी मानसिक रूप से स्वस्थ हों, ज़रूरी नहीं है कि सभी ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखते हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए क्या कर देते हैं? अनलाइक कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप तो चलो इधर। यस, प्रतिमा। मस्तिष्क में क्या बनती है? प्रतिमा। सबसे पहले देखिए, देखी हुई किसी वस्तु के अनुपस्थिति में स्मृति के आधार पर सबसे पहले मस्तिष्क में क्या बनती है? प्रतिमा, इमेज बनती है, प्रतिमा बनती है सबसे पहले मस्तिष्क में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निर्मितवादी उपागम परिणाम है, किसका परिणाम है? क्या बता सकते हो आप? निर्मितवादी उपागम किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का, एवं बी दोनों का? ये बता दो, जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो।
13,000 लाइक नहीं बेटा, 15,000 लाइक हो गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना, मन करता है कि कभी आप सभी को मेरे सामने बुलाऊं, एक बहुत बड़ी सी जगह हो, आपको मेरे सामने बुलाया जाए, बट पता नहीं ये चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं। चलिए, हाँ भाई, क्या आएगा 70 का आंसर? 70 का आंसर, 70 में डी, पुरुषोत्तम मेघवाल, पूजा सिंह, डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। लालाराम बता रहे हैं डी आंसर आएगा, डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा। जाते जाते डांट खाओगे। यस यस यस, ये कौन? गहरीलाल जाट, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ओके 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 बेटा, जल्दी से। निर्मितवादी उपागम, कैसे पहुंचोगे करेक्ट आंसर पर? निर्मितवादी उपागम कौन जुड़े हुए हैं? जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर कौन थे? जेरोम ब्रूनर व्यवहारवादी थे, मानवतावादी थे, संज्ञानवादी थे? कौन थे जेरोम ब्रूनर? कौन थे जेरोम ब्रूनर? जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानवादी, आधुनिक संज्ञानवादी। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था निर्मितवाद। तो निर्मितवाद किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का परिणाम है। मतलब ये सुंदर सा आंसर दिखाई दिया डी, इसलिए हम टिक लगाएंगे डी पर, इसलिए हम डी पर टिक लगाएंगे। बेटा इसी गलती मत करो, आंसर आएगा भी निर्मितवादी उपागम किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का परिणाम है। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ए आंसर आएगा, डी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये यूनिट नंबर 4 इतने शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आई थी, और मैंने वापस बोल रही हूँ, जितने भी डाउट आपके हैं, डाउटफुल क्वेश्चंस जो आपके हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उनको देख लूँगी। एक डाउट क्लास लेकर के आऊँगी वहाँ पर पूरा, ठीक है? वाइगोत्स्की नहीं थे क्या निर्माता? बेटा वाइगोत्स्की थे ना। ज्ञान का निर्माण चीज़ अलग है, ज्ञान का निर्माण उन्होंने भी किया, लेकिन एग्जैक्टली हम निर्मितवाद वर्ड पर जाते हैं, संरचनावाद वर्ड पर जाते हैं, तो नाम मेन किसका आता है? जेरोम ब्रूनर का नाम आता है, ठीक है? जेरोम ब्रूनर का नाम आता है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पर कर रहे हैं क्या समाप्त? देखते हैं। अरे वाह, नेक्स्ट मैराथन बुधवार 15 सितंबर 8 बजे, वही सेम टाइम पे मिलेंगे यूनिट 5 के साथ। यूनिट 5 के साथ, यूनिट 5 शिक्षण, एनसीएफ, आरटी, क्रियात्मक अनुसंधान, मापन मूल्यांकन, आंकलन, सीसी, इन सभी प्रश्नों की क्लास कब होगी? कब होगी? 15 सितंबर को 8 बजे क्लास होगी, बुधवार को 8 बजे क्लास होगी। और बेटा वापस वही कहूँगी कि बिल्कुल अब केवल वो समय है कि आप अपने ऊपर कितना संयम रख पाते हैं, कितना चीयरफुल रह सकते हैं। तो क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती तो मुस्कुराहट लाना सीखो। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ही अब पढ़ाई करनी है, गंभीरता के साथ नहीं। डरावने चेहरे नहीं रखने हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे रखने हैं। वो दिन पास आ रहा है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वो एग्ज़ाम जो आपकी मंजिल तय करेगा, जो आपकी सीट तय करेगा, जो आपके सपनों को साकार करेगा, निश्चित रूप से करेगा। बस विश्वास रखना है। किस पर विश्वास रखना है? किस पर विश्वास रखना है? खुद पर विश्वास रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने समय लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं, कब मिलते हैं? 15 सितंबर रात 8 बजे। कौन सी यूनिट के साथ? यूनिट 5 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।